हरमीत कौर, वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 5th की, और इस चैप्टर का नाम है 100 ड्रेसेस पार्ट 1। ये जो हमारा चैप्टर है 100 ड्रेसेस, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है इस स्टोरी का वो आप चैप्टर 5 में पढ़ने वाले हैं, और जो सेकेंड पार्ट है वो आप चैप्टर 6 में पढ़ने वाले हैं, जो हम इसके बाद में लेकर आएंगे। राइट, सो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही यूनिक स्टोरी है, थोड़ी सी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही वर्ल्ड फेमस स्टोरी है। ठीक है, सो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी एक स्टोरी पढ़ेंगे आप और 2 चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे। बताइए इससे अच्छी बात क्या होगी। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चैप्टर के राइटर की, फिर इसके बारे में एक समरी देख लेंगे और फिर चैप्टर हम शुरू करेंगे। राइट, चलिए, तो इसके जो राइटर हैं वो है एलेनोर स्टेस। ठीक है, एलेनोर स्टेस इस जो हमारा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसकी क्या है, राइटर है। एक्चुअली ये जो 100 ड्रेसेस है ये एक बुक है। ठीक है, उसका कुछ जो पार्ट है वो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो बात करते हैं अगर एलेनोर स्टेस की, तो इनका बर्थ हुआ था 1906 में। ओके, और ये एक अमेरिकन ऑथर हैं, और ज्यादातर ये जो बच्चों की कहानियां होती हैं, चिल्ड्रंस या फिर चिल्ड्रंस लाइब्रेरियन पहले ये थी, यानी एक लाइब्रेरी में काम करती थी, और बच्चों के लिए जो कहानियां लिखी जाती हैं, स्टोरीज लिखी जाती हैं, बुक लिखी जाती हैं, वो ये लिखा करती थी। राइट, जो ये 100 ड्रेसेस है ये एक शॉर्ट स्टोरी है बाय एलेनोर स्टेस। ठीक है, एलेनोर स्टेस के बारे में हम जान चुके हैं। उसके अलावा her book Ginger Pie, which she also created illustrations for, won the Newbery Medal। ठीक है, न्यूबेरी मेडल एक बहुत ही अच्छा अवार्ड होता है बुक मतलब लिटरेचर के फील्ड में और अमेरिका में। तो वो उन्हें मिला था किस बुक के लिए, उनकी बुक जिंजर पाई के लिए। ठीक है, चलिए, 3 of her books were Newbery Honor winners, और उसकी 3 बुकें, वैसे तो बहुत सारी उन्होंने बुक्स लिखी थी, लेकिन जो उनकी 3 बुक्स थी उनको न्यूबेरी ऑनर विनर्स था, यानी ये बहुत बड़ा प्राइज होता है लिटरेचर के फील्ड में। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया के अलग प्राइजेस होते हैं जो कि लिटरेचर के फील्ड में दिए जाते हैं। राइट, ये जो हम बात कर रहे हैं न्यूबेरी ऑनर विनर्स, ये अमेरिका के अवार्ड्स हैं। तो यानी आप समझ सकते हैं कि जो एलेनोर स्टेस हैं वो काफी फेमस ऑथर हैं, काफी फेमस राइटर हैं, और उनकी ही हम ये जो स्टोरी है ये पढ़ने वाले हैं। राइट, आगे देख लेते हैं कि एंड वन वाज अवॉर्डेड द लुइस कैरोल शेल्फ अवार्ड, ये भी एक लिटरेचर की फील्ड का अवार्ड है। Estes books were based on her life in small town Connecticut in the early 1900s। इनकी जो ज्यादातर बुक होती हैं वो एक छोटा सा टाउन है कनेक्टिकट, ओके, या फिर कनेक्टिकट आप इसको बोल सकते हैं। इस टाउन के अंदर जो एक स्मॉल टाउन है, बहुत छोटा सा टाउन है, वहां पर वहां की ये स्टोरीज बताती हैं, वहां की लाइफ के बारे में ये स्टोरीज लिखती हैं। कौन से ईयर्स की, 1900 मतलब अर्ली 1900, यानी 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है, तब ये उस टाउन में अमेरिका में जो कहानियां होती थी, किस्से होते थे, वो ये लिखती थी अपने बुक्स में। राइट, सो आप समझ सकते हैं ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही फेमस ऑथर एलेनोर स्टेस द्वारा लिखा गया है, तो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। चलिए, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर में जिसकी हम बात करने वाले हैं वो एक छोटी सी लड़की है। ठीक है, जिसका नाम है वेंडा या फिर वांडा आप बोल सकते हैं। तो वेंडा को ना बहुत ज्यादा स्कूल में चिढ़ाया जाता था, उसे परेशान किया जाता था, उसे बुली किया जाता था, और वेंडा की ही स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, बिफोर यू रीड एक थोड़ा सा प्रीव्यू देख लेते हैं इस चैप्टर का कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, सो हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस, हमारे आसपास के लोगों को हम कैसे जज करते हैं, हम कैसे पता लगाते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, हम किस बेसिस पर जज करते हैं। बाय देयर मनी, हम उनके मनी की वजह से, उनकी वेल्थ की वजह से, उनके पास कितनी चीजें हैं, उनके कितने पोजेशन मतलब हमारे पास कितनी सारी चीजें हैं, कितने हमारे पास कपड़े हैं, कितने हमारे पास शूज हैं, कितने अच्छे हमारे पास मोबाइल फोन है, कितना अच्छा लैपटॉप है, इन सारी चीजों की वजह से हम लोगों को जज करते हैं। क्या हम करते हैं, आप खुद से पूछिए। और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, या फिर इसके अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट चीज है, कुछ और
क्रिएटिव चीज है जो हम एक पर्सन में देख सकते हैं, तभी हम उसको जज कर पाए। क्या हम उसकी वैल्यूज पर ध्यान देते हैं, क्या हम ये ध्यान देते हैं कि वो कितना ट्रूथफुल है, क्या वो कितना ऑनेस्ट है, या वो कितना दिल का कितना सच्चा है, क्या हम इन चीजों पर ध्यान दे पाते हैं? तो ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जब आप किसी को अपना फ्रेंड बनाते हैं, या आप किसी से जब बात करने जाते हैं, या फिर स्कूल में आपको कोई मिलता है और आपको लगता है कि नहीं ये मेरा फ्रेंड बन सकता है, तो आप उसमें क्या चीजें देखते हैं? आप ये देखते हैं कि वो कितना रिच है, या फिर ये देखते हैं कि वो कितना ऑनेस्ट है, आप ये देखते हैं उसके पास कितने कपड़े हैं, या फिर आप ये देखते हैं कि उसके पास कितनी मॉरल वैल्यूज है। ठीक है, सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक पर्सन को जज कैसे करते हैं। और इस चैप्टर में ना हम ये पढ़ने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं, हम ये सीखने वाले हैं कि हाउ टू जज अ पर्सन। ओके, आपने एक फ्रेज जरूर सुना होगा कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। एक बुक को उसके कवर के बेसिस पर आप जज नहीं कर सकते, बल्कि उसके अंदर जो कंटेंट है, यानी उसके अंदर जो नॉलेज लिखी हुई है, उसके बेसिस पर हम उसे जज कर सकते हैं। ठीक है, सो सेम विद द पर्सन। Okay, so this story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmate. एक बहुत ही sensitive story है ये, और इसमें हम बात करेंगे एक ऐसी गरीब लड़की की, यानी जिसके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं और बहुत सारे कपड़े नहीं हैं, बहुत सारे शूज नहीं हैं। ऐसी लड़की को उसके जो फ्रेंड्स थे वो कैसे जज करते थे, उसके जो क्लासमेट्स थे वो किस तरह से उसका मजाक उड़ाते थे, ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। वेंडा पेट्रोन्स्की। वेंडा पेट्रोन्स्की कौन है? जो हमारी इस बुक की जो मेन जो हीरोइन है, या फिर हम कह सकते हैं जो मेन जो लीड है इस स्टोरी का, यानी जो मेन जो एक्टर है मेन, वो कौन है? वेंडा पेट्रोन्स्की, यानी इसी की कहानी है ये। तो वेंडा पेट्रोन्स्की इज अ यंग पॉलिश गर्ल। पॉलिश बोला जाता है उन लोगों को जो पोलैंड से होते हैं। ठीक है, पोलैंड के जो सिटीजन होते हैं या वहां के जो रहने वाले होते हैं, नेटिव्स होते हैं, उन्हें हम पॉलिश बोलते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में रहने वाले इंडियंस होते हैं, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन्स, वैसे ही पोलैंड में रहने वाले पॉलिश होते हैं। राइट, यंग पॉलिश गर्ल हु गोज टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन। एक अमेरिकन टाउन में अदर अमेरिकन चिल्ड्रंस के साथ में वो क्या जाती है? स्कूल जाती है। These other children see वेंडा। ये जो बाकी सारे दूसरे बच्चे हैं ना, यानी ये जो अमेरिकन किड्स हैं, ये वेंडा को किस तरह से देखते हैं? एज डिफरेंट, यानी ये हमसे क्या है? अलग है। ठीक है, क्यों अलग है? क्योंकि वो गरीब है, दूसरा वो दूसरे कंट्री से है, उसका जो नेटिव प्लेस है वो अलग है, वो अमेरिकन बच्चों से अलग है, तो इसीलिए उसको क्या ट्रीट करते हैं? कैसे ट्रीट करते हैं? डिफरेंट, यानी अलग ट्रीट करते हैं और उसे बुली करते हैं। बुली यानी किसी को प्रेशराइज करना या किसी को परेशान करना, दैट इज बुलिंग। ओके, इन मेनी वेज। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आप गेस कर सकते हो वो उसे किस तरह से ट्रीट करता है? तो देखिए, डिस्क्रिमिनेशन एक चीज होती है, डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, यानी किसी के साथ भेदभाव करना। आज आपकी सेम आपकी कम्युनिटी की, या सेम आपकी कंट्री की, या सेम आपके रेस की कोई पर्सन है, तो आप उससे इजीली बात कर लेंगे। लेकिन वहीं अगर कोई दूसरा पर्सन आपको मिलता है जिसका रेस अलग है, जिसकी कम्युनिटी अलग है, जिसका रिलीजन अलग है, क्या आप उसे जज करेंगे? क्या आप उसको ट्रीट करेंगे डिफरेंटली? तो देखिए, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहीं पर ही ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये हमें यही सिखाने वाला है। बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और बहुत सारी मॉरल वैल्यूज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। हाउ टू बी अ गुड पर्सन, ये हम स्टोरी से सीखने वाले हैं। एंड हाउ नेवर टू जज एनीवन, हाउ नेवर टू बुली एनीवन, ये भी हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से ये चैप्टर शुरू करते हैं। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो चैप्टर है ये बात कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन की, रेसिज्म की, और कैसे हमें ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो जैसे कि कई सारी ऐसी ट्राइब्स रही हैं, कई सारी ऐसी कम्युनिटीज रही हैं जिनके साथ में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है इस वर्ल्ड में, जैसे कि जूज हो गए, और उसके अलावा जो ब्लैक पीपल हो गए, जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था नेल्सन मंडेला वाले में। और उसके अलावा जैसे पॉलिश पीपल हो गए, पॉलिश पीपल जो थे उनके साथ में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था अमेरिका में। तो जब हम इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की बात कर रहे हैं, तो पहले थोड़ी सी हमें नॉलेज ले लेनी चाहिए। ये स्टार्टिंग के चैप्टर में ही आपको हमें थोड़ा सा बताना है कि किस तरह से पॉलिश पीपल होते थे, कैसे वो उनका जनरेशन हुआ, कैसे वो अमेरिका आए, और उनके साथ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आर्टिकल है कि रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। ठीक है, ये आपको बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है अबाउट अमेरिकन पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कि किस तरह से ऐसे लोग जो पहले पोलैंड में थे और वो
क्या हुए, अमेरिका में माइग्रेंट हो गए, माइग्रेंट यानी आ गए, शिफ्ट हो गए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। सबसे पहले जो इमिग्रेंट्स आए थे अमेरिका में वो आए थे 1608 में। बट द लार्जेस्ट वेव, लेकिन सबसे ज्यादा कब आया, द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी यानी 1900 से लेकर आप लगा लो 1925 तक। इस टाइम में जो सबसे ज्यादा पॉलिश पीपल आए अमेरिका में, व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स मतलब पॉलिश पीपल, 1 मिलियन से भी ज्यादा, 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ज्यादा पॉलिश क्या हुए, माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। The Polish state did not exist at the time, Polish government उस टाइम नहीं थी, and the immigrant were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. Okay, so यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जब ये अमेरिका में आए तो अमेरिका में कोई भी पॉलिश गवर्नमेंट अलग से नहीं थी, तो इसीलिए जितने भी पॉलिश पीपल आए उनको अलग अलग कर दिया गया कि आप जैसे कहाँ से आए, आप रशिया से आए तो रशिया वाला पोलैंड वाला पार्ट हो गया, उसके अलावा जर्मन वाले पोल्स हो गए, और उसके अलावा हमारे ऑस्ट्रिया जो कंट्री है वहां वाले पोल्स हो गए, यानी डिफरेंट डिविजन्स कर दिए गए थे पॉलिश पीपल के अंदर भी, ठीक है। सो यहाँ पर यही बात हो रही है कि उस टाइम तक क्या था, पॉलिश कोई रूल्स नहीं थे, रेगुलेशंस नहीं थी, गवर्नमेंट नहीं थी, तो इसीलिए उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। एथनिसिटी बोला जाता है द फैक्ट टू स्टेट ऑफ बिलोंगिंग, यानी जिस जगह पर आप रह रहे हो उस जगह का एक ही तरीके से आप ड्रेसअप कर रहे हो, जो आपका कल्चर है वो उसी अकॉर्डिंग है कि आप वहीं के हो, तो उस चीज को अवॉइड करके उनके साथ क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो ये तो हो गया हमारा पॉलिश पीपल का। उसके साथ में ही आगे इनके साथ क्या हुआ कि वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो। आज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो पॉलिश अमेरिकन जो ये कम्युनिटी है, ये सबसे ज्यादा कहाँ है, शिकागो में है। शिकागो एक सिटी है कहाँ का, यूएस का। एंड इट्स सबअर्ब्स मतलब उसके जो साइड वाले एरियाज हैं। सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड। तो शिकागो को क्या बोला जाता है, दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, सिटी है जहां पर पॉलिश पीपल सबसे ज्यादा रहते हैं। फर्स्ट कौन सी है, वॉर्सा, ठीक है, वॉर्सा जो कि कैपिटल है पोलैंड की, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, पोलैंड की कैपिटल में, वहां पर पॉलिश पीपल मिलते हैं, और उसके अलावा कहाँ मिलते हैं, शिकागो में, जो कि अमेरिकन सिटी है। Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States as were the Irish, Italians and the Jews, ठीक है। तो ये जो पॉलिश पीपल हैं, पॉलिश अमेरिकन जो पीपल हैं, यानी जो पोलैंड से हैं लेकिन अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है। जो बाकी के अमेरिकन हैं वो इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं, जैसे कि वो किसके साथ करते हैं, आयरिश पीपल के साथ, यानी आयरलैंड वालों के साथ, इटालियंस के साथ और जूस के साथ। जूस यानी जो जूडिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता है पॉलिश अमेरिकन के साथ में, राइट। अब थोड़ा सा और डेटा देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, यहाँ 2000 ईयर में जो इन्होंने सेंसस किए थे, सेंसस बोला जाता है काउंटिंग ऑफ पीपल, लोगों को काउंट करना, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने इलिटरेट हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज बोलता है। तो जब ये सेंसस आए 2000 के, तो यहाँ पर पता चला कि 6,67,414 अमेरिकन ऑफ एज ऑफ 5 ईयर्स और ओल्डर, मतलब 5 साल से ज्यादा बड़े जो अमेरिकन थे, इतने 6 लाख, ऑलमोस्ट 6 लाख, रिपोर्टेड पॉलिश इज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम। उनके घर पर क्या बोली जाती थी, घर पर पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती थी, और जो कि टोटल 1.4% है जितने भी इंग्लिश के अलावा जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 100 लोग हैं, 100 में से 80 बोलते हैं इंग्लिश, और बाकी 20 जो है वो बाकी दूसरी लैंग्वेज बोलता है कोई, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, इटालियन, स्पेनिश हो गया, और उसके अलावा पॉलिश लैंग्वेज हो गया। तो इस 20 का ओनली एंड ओनली 1.4% लोग क्या बोलते थे, पॉलिश बोलते थे, इस 20% का, ठीक है। तो ये डेटा हमारे यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके अलावा टोटल अमेरिकन पॉपुलेशन का ये कितना पार्ट था, 0.25, यानी इस 100 का कितना पार्ट था, 0.25%। तो आपने देखा कि धीरे धीरे
अब हमें ये डेटा क्यों दिया है, हमारे लिए कहाँ रिलेवेंट है, ये आपको जानना है। कि आपने देखा कि धीरे धीरे टाइम के साथ जो इतने सारे लोग थे जो पॉलिश मतलब पोलैंड से यहाँ शिफ्ट हुए थे, जो पॉलिश एरिया से अमेरिका शिफ्ट हुए थे, धीरे धीरे उन्होंने अपनी क्या खो दी, जो अपना कल्चर था, अपनी एथनिसिटी थी, अपना जो बिलोंगिंग थी, मतलब जहां से वो बिलोंग करते थे, वो पूरा का पूरा कल्चर वो ड्रॉप आउट कर चुके थे और सिर्फ 0.25% लोग ही अब पॉलिश लैंग्वेज बोल रहे थे। तो धीरे धीरे ये जो कल्चर था ये धीरे धीरे क्या हो गया, डाउनफॉल की वजह से। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, यानी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, रेसिज्म की वजह से क्या हो गया, जो एक कल्चर था, जो बहुत ही अच्छा कल्चर था, पॉलिश कल्चर, वो क्या हो गया, डाउनफॉल हो गया, उसका खत्म एक तरह से होने वाला है। ठीक है, तो उसी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए इस तरह के जो राइटर्स थे, जैसे अभी हमने बात की, तो उन्होंने पॉलिश लोगों के लिए कई सारी कहानियां लिखी, स्टोरीज लिखी, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे, जिससे कि लोग अवेयर हों और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये बंद हो। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमें बहुत सारी चीजें सिखाने वाली हैं। ठीक है, और स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मेक श्योर कि यू डोंट मिस इट। पूरी की पूरी स्टोरी पढ़नी है, क्योंकि एक ही स्टोरी में आपके 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे। तो इससे अच्छा बताइए और क्या चाहिए। तो हमारा जो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था 100 ड्रेसेस पार्ट 1, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 5 में। इसी चैप्टर का हमने जो इंट्रोडक्शन है वो प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखो, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्योंकि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, उससे पहले क्या करना होता है, हमें इंट्रोडक्शन देखना पड़ता है, और स्पेशली जब वो चैप्टर बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल हो। तो सबसे पहले जाके इंट्रोडक्शन देखिए, थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर इंट्रोडक्शन देख चुके हैं तो चलिए जल्दी से चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है, यहाँ पर एक सिनेरियो है, स्कूल का क्लासरूम है, और क्लासरूम में बात हो रही है कि स्टार्ट बोल रहे हैं, हमारे नरेटर बोल रहे हैं कि टुडे मंडे, आज क्या है, मंडे है। Today, Monday, Wenda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. ये आज क्या है, मंडे है, और यहाँ पर जो हमारी वेंडा है, यानी जो हमारी हीरो है इस चैप्टर की, यानी मेन लीड है, वो अपनी सीट पर नहीं है, यानी वो वहां पर क्लास में नहीं है, क्लास से एब्सेंट है। और किसी भी पर्सन ने, इवन पेगी और मेडेलिन, वो लड़कियां हैं ये जिन्होंने मजाक बनाना शुरू किया था वेंडा का। आगे हम देखेंगे किस तरह से मजाक बनाया था, कि वेंडा का मजाक उड़ाना शुरू किया था ये दोनों गर्ल्स, और बाकी सारे जो लोग हैं किसी ने भी नोटिस ही नहीं किया कि वेंडा आज स्कूल नहीं आई है, राइट। Usually, Wenda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 30. यूजुअली वेंडा कहाँ बैठती है, रूम 13 में, कहाँ पर, लास्ट रो की लास्ट सीट के नेक्स्ट में बैठती है, यानी एक सीट आगे, मतलब लास्ट सीट से एक सीट आगे लास्ट रो में बैठती है, रूम नंबर 13 में। She sat in the corner of the room where there was most scuffing of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. अब इस कॉर्नर की ही बात हम बता रहे हैं कि ये कॉर्नर कैसा था, जहां पर सबसे ज्यादा स्कफलिंग ऑफ फीट होता है। स्कफलिंग ऑफ फीट का मतलब होता है नॉइजिंग, ड्रैगिंग मूवमेंट्स ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड, यानी जब पैरों से, जो क्लास में क्या होता है, बच्चे पैरों से जमीन में ऐसा क्या करते हैं, रोल करते हैं, और जमीन पर मतलब पैर लगाते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत ज्यादा आवाज होती है, शोर होता है, राइट। सो जहां पर सबसे ज्यादा स्कफलिंग ऑफ फीट होता है, सबसे ज्यादा हंसे जाते हैं, बहुत ज्यादा रोर्स ऑफ लाफ्टर्स होते हैं, यानी सबसे ज्यादा लोग हंसते हैं, बहुत ही हंसी की सबसे ज्यादा आवाज आती है। और इवन तब जब कुछ फनी हुआ भी नहीं होता, क्योंकि बैक बेंचर्स आपको पता है कैसे होते हैं। आई होप आप भी एक बैक बेंचर रहे होंगे कभी ना कभी, या फिर आपने देखा होगा अपनी क्लास में बैक बेंचर्स क्या करते हैं, तो बिना किसी बात के हंसते हैं जहां लोग, और सबसे ज्यादा डर्ट और मड, यानी मिट्टी और गंदगी जहां पर पड़ी रहती है, जो हमारी वेंडा थी वो वहां पर बैठती थी। ठीक है, तो उस कॉर्नर की यहाँ पर बात हुई, और कॉर्नर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अब आपको क्या लगता है कि वेंडा वहां क्यों बैठती थी? वो इसलिए बैठती थी जिससे उसे बहुत सारे लोगों के साथ ना बैठना पड़े, कोई इसका मजाक ना उड़ाए। ठीक है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म होने वाला था। चलिए आगे देखते हैं कि वेंडा डिड नॉट सिट देयर
बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। अब वेंडा वहां इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो रफ थी, यानी बहुत ही ज्यादा इनसिंसियर थी, मार्क्स उसके कम आते थे, या फिर वो बहुत ज्यादा बातें करती थी, नॉइजी थी। बल्कि वो क्यों बैठती थी? ऑन द कॉन्ट्रारी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। लेकिन वो कैसी थी? बहुत ही ज्यादा क्वाइट थी, चुप रहती थी, बहुत ही सिंसियर थी, और कभी वो कोई भी रेयरली उसने कुछ वर्ड बोला होगा। एंड nobody had ever heard her laugh out loud, और किसी ने भी आज तक उसकी हंसी की आवाज नहीं सुनी। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all। कभी कभी वो एकदम क्रूक्ड मतलब ऐसे छोटी सी हंसी, फेक हंसी बोल सकते हो आप, तो उस तरह की हंसी वो हंस लेती थी। लेकिन क्रूक्ड मतलब ऑकवर्ड, बहुत ही फेक हम कह सकते हैं। तो उस तरह की कभी कभी हंसी कर लेती थी, वो स्माइल कर लेती थी, लेकिन दैट वाज ऑल। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करती थी, कभी नहीं हंसती थी। Okay, nobody knew exactly why Wenda sat in that seat unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud। ठीक है, सो किसी को भी नहीं पता था कि वेंडा वहां क्यों बैठती थी। और यहाँ पर नरेटर ने गेस करने की कोशिश की है, क्योंकि वो कहाँ से आती है? बॉगिंग हाइट्स से आती है। यहाँ पर बॉगिंग हाइट्स एक जगह है, जैसे कि हमने अभी शिकागो की बात की थी ना, तो शिकागो का जो सब अर्ब्स एरिया होता है, सब अर्ब्स बोला जाता है, जो सिटी के बाहर वाला एरिया होता है उसे हम सब अर्ब्स बोलते हैं। तो वो बॉगिंग हाइट्स नाम की एक सब अर्ब्स एरिया से आती थी, और उसके जो पैर थे, यानी वो चलकर आती थी, तो उसके पैर में क्या लगी होती थी? बहुत सारी मिट्टी लगी होती थी, जिससे उसे अशेम ना होना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े। इसीलिए वो वहां पर सबसे ज्यादा जो कॉर्नर वाली जो जगह थी वहां पर जाकर बैठती थी, जहां पर बहुत सारे नॉइजी बॉयज बैठते थे। तो मे बी दिस कुड बी अ रीजन कि वो अशेम नहीं होना चाहती थी, कोई उस पर हंसे नहीं, उसका मजाक नहीं उड़ाया उसकी कंडीशन देखकर, इसलिए वो मे भी इसलिए वो वहां पर बैठती थी। ठीक है, बट नो वन रियली thought much about Wenda Petronsky once she sat in the corner of the room। ठीक है, so लेकिन एक बार जब वो आई क्लास में आई और वहां पर जाकर कॉर्नर में बैठ गई, उसके बाद कोई भी वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में सोचता ही नहीं था, ना ही उसको ध्यान देता था। ठीक है, तो मे बी दिस कुड बी द रीजन कि वेंडा वहां पर बैठा करती थी। The time when they thought about Wenda was outside of school hours at noon time, when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard। वैसे तो जब वो क्लास में आकर बैठ जाती थी कॉर्नर में, तब तक उसके बारे में कोई नहीं सोचता था, लेकिन उसके बारे में कब बात होती थी और कब उसके बारे में लोग सोचते थे? जब या तो नून टाइम मतलब जब घर जाने का टाइम होता था, जो सब बच्चे यार्ड में आ जाते थे, यानी स्कूल के ग्राउंड में आ जाते थे घर जाने के लिए, या फिर अर्ली मॉर्निंग जब स्कूल शुरू होने वाला होता था उससे पहले जब सब ग्राउंड में होते थे, तो 2 to 3 जो गर्ल्स थी या बॉयज थे, वो वेंडा के आसपास क्या हो जाते थे? खड़े हो जाते थे। क्यों खड़े होते थे वो आपको आगे भी पता चलेगा, और मेन रीजन उस पर क्या करते थे? हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। तो जब स्कूल से जाते टाइम और स्कूल में जब आते टाइम, वेंडा का बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता था, क्योंकि सारे जो बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाते थे उस टाइम। तो इसीलिए वो जाती थी क्लास में सबसे कॉर्नर में बैठ जाती थी, जिससे अब कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे। ओके, स्कूल यार्ड बेसिकली स्कूल प्लेग्राउंड, आई हैव टोल्ड यू। आगे देखते हैं कि देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विथ हर। और कभी कभी क्या होता था कि वो वेंडा के लिए रुक जाते थे, यानी उसका वेट करते थे कि कब वेंडा आए और हम उसका मजाक उड़ाए। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, जो मतलब मंडे के बाद में जो नेक्स्ट डे था ट्यूसडे, वेंडा वाज नॉट इन स्कूल ईदर। ट्यूसडे को भी वेंडा स्कूल नहीं आई। ठीक है, मंडे को नहीं आई और ट्यूसडे को भी नहीं आई। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और वापस से किसी ने भी उसकी एब्सेंस जो थी, यानी वो नहीं आई थी, ये किसी ने भी नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेडनेसडे पेगी और मेडी जो अभी हमने डिस्कस किया था, दो गर्ल्स थी, पेगी और मेडी, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wenda wasn't there। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे यानी वेडनेसडे की बात हो रही है, पेगी और मेडी जो कि कहाँ बैठी थी? और बच्चों के साथ बैठी थी जहाँ अच्छे मार्क्स लेकर आते थे, क्योंकि बेकार मार्क्स जो लेकर आते थे, बुरे मार्क्स लेकर आते थे, वो कहाँ बैठते थे? बैक बेंच पर। और जिनके अच्छे मार्क्स आते थे वो फ्रंट बेंच पर बैठे थे। तो उनके साथ में कौन बैठती थी? पेगी और मैडी। उन्होंने क्या किया? नोटिस किया कि वेंडा नहीं आई है, यानी 2 दिन निकल गए, 2 दिन वेंडा नहीं आई, किसी ने नोटिस नहीं किया। थर्ड डे पर पेगी, मैडी और बाकी सारे जो बच्चे थे, यानी जो अच्छे बच्चे यहाँ पर बोला जा रहा है, रिच लोग बोला जा रहा है एक तरह से, जिनके पास मड नहीं थी, यानी जो बहुत दूर से चलकर नहीं आते थे, सिटी एरिया में ही रहते थे, अच्छे जिनके पास जूते थे, साफ जिनके जूते थे, जिनके पास मड मतलब गंदगी नहीं थी जिनके पास,
क्योंकि हमने बताया ना बैक बेंच पर कौन बैठते थे, जो बहुत ही नॉइजी रफ बॉयज होते थे वो बैठते थे। तो आगे जो भी क्राउड बैठता था, जो भी फर्स्ट बेंचेस थे, उन्होंने नोटिस किया कि आज वेंडा नहीं आई है। तो फाइनली जो क्लासमेट्स थे वेंडा के, उन्होंने नोटिस किया कि वेंडा अब स्कूल नहीं आ रही है, काफी टाइम हो चुका है। ठीक है, ट्रैक का मतलब होता है वॉक, डेफिनेटली। आगे देखते हैं कि पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। सबसे ज्यादा पॉपुलर गर्ल कौन थी स्कूल में? पेगी। ठीक है, याद रखिएगा छोटे छोटे पॉइंट्स। शी वॉज प्रिटी, शी हैड मेनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। ठीक है, वो बहुत ज्यादा प्रिटी थी पेगी, और उसके पास बहुत सारी प्रिटी प्रिटी ड्रेसेस थी, और उसके हेयर कैसे थे? कर्ली थे, यानी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी पेगी। मेरी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और जो हमारी पेगी थी उसकी बेस्ट फ्रेंड कौन थी? मेरी थी। ओके, सो ये याद रखिएगा कि पेगी और मेरी का क्या था? खुद का ही एक ग्रुप था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए, Mary was her closest friend. The reason Peggy and Mary noticed Wenda's absence was because Wenda had made them late to school. अब पेगी और मेडी ने क्यों नोटिस किया? ऐसा नहीं कि उनको बहुत चिंता हो रही है कि वेंडा क्यों नहीं आई, बल्कि इसलिए वो एब्सेंस उन्होंने नोटिस करी क्योंकि उन्होंने, मतलब जो उनकी वजह से, किसकी वजह से? वेंडा की वजह से जो पेगी और मेडी थे वो स्कूल के लिए लेट हो चुके थे। कैसे लेट हुए थे वो देखते हैं। They had waited and waited for Wenda to have some fun with her and she just hadn't come. ठीक है, देखिए कितनी सेल्फिश और क्रूअल चीज यहाँ पर हो रही है कि अब वो क्यों लेट हुए थे स्कूल के लिए? क्योंकि वो वेंडा का वेट कर रहे थे। अब वेंडा का वेट वो इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वेंडा की उनको बहुत केयर थी या फिर वेंडा उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बल्कि वो इसलिए वेट कर रहे थे कि कब वेंडा आए और उसका मजाक उड़ा पाए पेगी और मेडी। ओके, सो इसीलिए वो लेट हो गए। They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था, कई बार पहले भी वो वेट कर चुके थे वेंडा का कि जिससे वो आए और जल्दी जल्दी उसका मजाक उड़ा सकें। लेकिन अब वेंडा नहीं आई थी तो वो लेट हो चुके थे स्कूल के लिए, और तभी उनको ध्यान आया कि अरे वेंडा तो आई नहीं आज, और 2 दिन से भी नहीं आ रही वो। ठीक है, सो इसीलिए पेगी और मेडी ने क्या किया? नोटिस किया, और पेगी और मेडी ने किया तो बाकी क्लास की भी जो कुछ गर्ल्स थी, कुछ बॉयज थे, उन्होंने नोटिस किया। वेंडा पेट्रॉन्स्की, इसके बारे में बात हो रही है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि वेंडा पेट्रॉन्स्की, जैसे हमने स्टार्टिंग में ना इंट्रोडक्शन में देखा था कि इस चैप्टर में वेंडा पेट्रॉन्स्की जो है वो एक अलग गर्ल है, यानी डिफरेंट है बाकी सबसे। क्यों? क्योंकि एक डिफरेंट ही वो नेशन से है, डिफरेंट ही रेस से है, उसका नाम भी अलग है, सरनेम अलग है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि वेंडा पेट्रॉन्स्की, जो क्लास 13 में बच्चे थे उनमें से किसी का भी इस तरह का नाम नहीं था। दे हैड नेम्स इजी टू से, और उनके नाम ना थोड़े से इजी थे क्योंकि वेंडा पेट्रॉन्स्की थोड़ा सा उनके लिए अलग था, प्रोनाउंस करने में मुश्किल था। दे हैड नेम्स इजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन, कुछ इस तरह के उनके नाम होते हैं। और स्पेशली जो वेंडा का जो सरनेम था वो थोड़ा डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस था उनके लिए, उनके नाम थोड़े से इजी हुआ करते थे। देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस। ठीक है, एक लड़का था जिसका नाम था बाउंस, विली बाउंस। And people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. लोगों को लगता था ये जो विली बाउंस है ये फनी नाम है, लेकिन उससे भी ज्यादा फनी नाम किसका था? वेंडा पेट्रॉन्स्की का, ऐसा वो लोग सोचते थे। वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वेंडा का कोई दोस्त नहीं था क्योंकि सबको लगता था वो डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, शी केम टू स्कूल अलोन, वो स्कूल अकेले आती थी, एंड वेंट होम अलोन, और घर भी अकेले चली जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट। ठीक है, एक ऐसी ड्रेस पहनती थी, उसके बाद बहुत सारे कपड़े भी नहीं थे, सिर्फ एक ही तरह की वो ड्रेस को बार बार पहनती थी। वो ड्रेस कैसी थी? ब्लू कलर की, फेडेड थी। फेडेड मतलब बहुत पुरानी ड्रेस थी, उसका कलर भी थोड़ा सा उतरने लग गया था। दैट डिडंट हैंग राइट, डिडंट हैंग का राइट का मतलब होता है वो ड्रेस जो थी वो वेंडा पर फिट नहीं बैठती थी। ठीक है, फेडेड का मतलब डिम कलर, तो ऐसे डिम कलर की वो ड्रेस पहनती थी, ब्लू कलर की, जो कि उसको फिट भी ढंग से नहीं बैठती थी। तो उसके इसी वजह से कह सकते हैं, देखो 2 रीजन हो गए यहाँ पर। वेंडा जो है उसके क्यों ज्यादा दोस्त नहीं है? क्योंकि पहला तो उसका नाम थोड़ा सा अलग है, नाम उसका जो नाम है वो बाकी सबको डिफिकल्ट लगता है। दूसरा, उसके पास बहुत अच्छे कपड़े नहीं थे, और उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस वो रिपीट करती थी, तो सबको लगता था कि नहीं नहीं ये तो डिफरेंट है, बाकी सबके पास तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, इसके पास कुछ भी नहीं। सो ये 2 रीजन हो गए। हम बोल सकते हैं कि इसी वजह से जो वेंडा थी उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। ठीक है, नो डाउट वो अच्छी नहीं थी या अच्छी थी ये हम नहीं बोल रहे, लेकिन वो डिफरेंट थी, इसीलिए उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बने थे क्लास में।
ओके सो ये एक एग्जाम्पल है किसका, डिस्क्रिमिनेशन का। और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, रेसिज्म के बारे में हम जो हमारा चैप्टर 2 था नेल्सन मंडेला वाला, वो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसमें बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं कि इट वॉज क्लीन बट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बिन आयरन प्रॉपरली। भले उसकी ड्रेस क्या थी, क्लीन थी, साफ सफाई थी, धुली हुई थी, गंदगी नहीं थी उस पर, लेकिन ऐसा लगता था कि उसको ना प्रॉपरली आयरन नहीं किया है, यानी प्रेस नहीं किया है उसको अच्छे से। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। भले ही उसके क्या थे, दोस्त ज्यादा नहीं थे, लेकिन बहुत सारी जो लड़कियां थी वो उससे बात करती थी। ठीक है, बात करना और दोस्त होना अलग अलग चीजें हैं। तो उसके दोस्त ज्यादा नहीं थे, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी। Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the girls play hopscotch on the worn hard ground. ठीक है, सो समटाइम्स क्या करते थे, वो उसको सराउंड कर लेते थे, यानी घेर लेते थे स्कूल यार्ड में, जब वो क्या करती थी, बाकी सारी लड़कियों को क्या खेलते हुए देखती थी, हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच क्या होता है, इस तरह का एक गेम होता है, आई होप सबने अपने बचपन में खेला होगा, नहीं खेला तो जरूर खेलना और देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। इस तरह से जमीन पर इस तरह से लाइन खींचकर और जंप करते हुए हम आगे तक पहुंचते हैं, ये हॉपस्कॉच करके गेम होता है। ठीक है, इसके कई सारे इंडियन वर्जन भी हैं। तो जब ये लड़कियों को हॉपस्कॉच खेलते हुए देखती थी तो बाकी सारी लड़कियां अपना गेम छोड़कर और क्या कर लेती थी, वेंडा को सराउंड कर लेती थी, घेर लेती थी। ठीक है, ऐसा वो क्यों करती थी, ऐसा नहीं कि उनको बहुत अच्छा लगता था वेंडा से बात करना, बल्कि उसका मजाक उड़ाने के लिए। ठीक है, सो हॉपस्कॉच अ गेम इन विच चिल्ड्रन हॉप एंड इनटू ओवर द स्क्वायर्स मार्क्ड ऑन द ग्राउंड। ठीक है, सेम चीज। आगे देखते हैं कि वेंडा, Peggy would say in a most courteous way as though she were talking to Miss Mason. अभी वहां पर क्या हुआ कि एक इंसिडेंस की बात हो रही है कि पहले क्या हो रहा था कि वेंडा वहां पर खड़े होकर गेम देख रही थी और इतने में उसको सारी लड़कियों ने घेर लिया और वहां पर पेगी ने आवाज लगाई वेंडा, और बोला इतने पोलाइटली वे में बोला वेंडा पेगी ने, जैसे कि वो मिस मेसन से बात कर रही हो। ठीक है, मिस मेसन कौन थी, उनकी टीचर थी। तो जैसे अपने टीचर से आप बहुत पोलाइटली बात करते हो ना, वैसे ही उसने नाम पुकारा वेंडा का कि वेंडा। ठीक है, यानी बहुत ही इज्जत से, रिस्पेक्ट से, बहुत ही पोलाइट वे में। वेंडा she'd say, giving one of her friends a nudge, tell us how many dresses did you say you had hanging up on your closet? यहाँ पर जो पैगी है वो उसका मजाक उड़ाते हुए अपने फ्रेंड को नज कर रही है। नज मतलब एक पुश दे रही है अपने शोल्डर से, कि नज करते हुए कि वेंडा बताओ ना, तुम क्या बोल रही थी, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे क्लोजेट में, क्लोजेट मतलब आपके वार्डरोब में, कि तुम्हारे वार्डरोब में कितनी ड्रेसेस हैं, तुम बता रही थी ना कुछ। यानी वो इस तरह से मजाक उड़ा रही है उसका, और अपनी फ्रेंड को पुश करने का मतलब ऐसा बोल रही है कि सुनो सुनो, तुम भी ध्यान से सुनना, अब ये क्या बोलती है। सो वो बोल रही है, पेगी पूछ रही है कि बताओ तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। ओके, 100 वेंडा वुड से, 100 वेंडा कहती है कि मेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं, 100 यानी 100 ड्रेसेस है मेरे पास। 100 exclaimed all the little girls incredulously, सारी लड़कियां हैं वो बड़ी incredulously का मतलब होता है showing unwillingness to believe, कि ओ गॉड सीरियसली, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा मतलब होगा, मतलब उन्होंने मानने से ही इनकार कर दिया कि ऐसा हो सकता है। तो बोलती 100 ड्रेसेस है तुम्हारी पास, सारी लड़कियां बोली। A little ones would stop playing hopscotch and listen, और जो छोटी छोटी लड़कियां वो हॉपस्कॉच खेल रही थी, गेम खेल रही थी, वो भी ये बात सुनकर एकदम अलर्ट हो गई और वहां पर सुनने को आ गई कि क्या बोल रही है वेंडा। Yeah, 100 all lined up, said Wanda, then her thin lips drew together in silence. वेंडा ने बोला कि हाँ 100 ड्रेसेस है मेरे पास, सारी की सारी मेरे क्लोजेट में एक साथ लगी हुई है, लाइन जब का मतलब एक साथ लटकी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, वो एकदम चुप हो गई। What are they like? All silk? I bet, said Peggy. कि वो कैसी ड्रेसेस हैं, बताओ हमें ड्रेसेस के बारे में कुछ, मुझे लगता है सारी की सारी सिल्क की होंगी, राइट? ये पैगी ने बोला, यानी मजाक उड़ाते हुए, क्योंकि यहाँ पर बिलीव तो कर ही नहीं रही पैगी, लेकिन सबके सामने मजाक उड़ाना चाहती है वो, किसका, वेंडा का, तो इसीलिए वो इस तरह से बोल रही है। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स। अब वेंडा भी बोल रही है कि हाँ हाँ सारी सिल्क की हैं और सारी की सारी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, यानी मेरे पास सारे कलर्स की बहुत 100 ड्रेसेस हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सिल्क क्यों यूज किया पैगी ने, क्योंकि सिल्क सबसे एक्सपेंसिव होता है।
ठीक है, तो वो क्या कर रही है, उसकी बात का और मजाक उड़ा रही है, बोल रही है कि हाँ हाँ तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस हैं, तो मुझे तो लगता है सारी की सारी सिल्क की होंगी, यानी कि सारी की सारी बहुत महंगी होंगी। तो वेंडा बोल रही है हाँ मेरे पास सारी सिल्क की ड्रेसेस हैं और सारी की सारी डिफरेंट कलर्स में है। आगे पैगी कहती है वेलवेट टू, क्या तुम्हारे पास वेलवेट की भी ड्रेसेस हैं? वेलवेट भी एक बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है सिल्क की तरह। तो यहाँ पर पैगी पूछ रही है क्या तुम्हारे पास वेलवेट की भी ड्रेसेस हैं? तो वेंडा कहती है या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस, और मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। यानी वो वापस से रिपीट कर रही है इस बात को। वेंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, स्टॉलिडली का मतलब होता है बिना किसी फीलिंग के साथ में, वो बस सिंपली ऐसे बोल रही है हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, यानी बिना किसी इमोशंस के साथ। ऑल लाइन्ड अप इन माय क्लोजेट, मेरे पूरे क्लोजेट में लटकी हुई है 100 ड्रेसेस, ठीक है। Then they'd let her go, and then before she'd gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. फिर क्या करते हैं वो जो गर्ल्स हैं वो उसको बोलती है अच्छा ठीक है तुम जाओ, और वो वहां से चली जाती है। और जैसे ही वो दूर, थोड़ी दूर चली जाती है, सारी की सारी लड़कियां बहुत ज्यादा तेज तेज हंसने लगती हैं। यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है श्रीक्स, बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स। श्रीक्स मतलब एकदम चिल्लाना, श्रीक्स मतलब स्क्रीम करना, एकदम चिल्ला चिल्ला के हंसना, मतलब जोर जोर से हंसना। एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, यानी बहुत ही लाउड लाफ्टर रखना। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि वेंडा आई और वहां पर सारी लड़कियों ने उसे घेर लिया और उसे बोला तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं? वेंडा बोलती है मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, सारी सिल्क की, वेलवेट की। और फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है तुम जाओ। जब वो चली जाती है तो सबके सब बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब हंसे क्यों? बिकॉज नोबडी बिलीव्ड हर, किसी ने भी उसकी बात का विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो हमेशा एक ही ड्रेस पहनती थी, बहुत ही गंदे उसके शूज रहते थे, राइट। सो इसीलिए किसी ने भी उसकी बात का विश्वास नहीं किया कि उसके पास एक 100 ड्रेसेस हो सकती हैं। सबको लग रहा है वो क्या बोल रही है, झूठ बोल रही है, ठीक है। 100 dresses. Obviously, the only dress Wenda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100 dress? What a story. ठीक है, तो यहाँ पर लड़कियां बात कर रही हैं कि ये 100 ड्रेसेस होंगी उसके पास तो सिर्फ एक ही ड्रेस है जो वो डेली पहनती है। अगर उसके पास एक ही ड्रेस है, वो एक ही ड्रेस को डेली पहन के आती है, तो वो झूठ क्यों बोल रही है? क्या स्टोरी बनाई है उसने, मतलब व्हाट अ स्टोरी। ये लड़कियां बात कर रही हैं आपस में। हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? अब यहाँ पर वेंडा से नेक्स्ट डे की बात हो रही है, या फिर बात रिपीट हो रही है कि कितने शूज थे, तुमने कितने बोला था शूज तुम्हारे पास कितने हैं? यहाँ पर वापस से पैगी पूछ रही है कि 60 पेयर्स ऑल लाइन्ड अप इन माय क्लोजेट। अभी वेंडा बोल रही है, वेंडा मना नहीं कर रही कि मेरे पास शूज नहीं है, वेंडा बोल रही है मेरे पास 60 शूज हैं, सारे के सारे लाइन्ड अप हैं मेरे क्लोजेट में। Cries of exaggerated politeness greeted this. All alike, सारे एक जैसे हैं क्या? ठीक है, सो यहाँ पर cries of exaggerate politeness क्या होता है? Done in extreme way that does not seem sincere or natural. एक बहुत ही अननेचुरल वे में, यानी बहुत ही रूड वे में वो पूछती है सारे के सारे एक जैसे हैं क्या? लाइक बहुत ही अननेचुरल वे में सारी लड़कियां उससे पूछती हैं। ओ नो, यहाँ पर वेंडा बोलती है कि नहीं नहीं सारे एक जैसे नहीं है, एवरी पेयर इज डिफरेंट, सारे के सारे पेयर जो हैं वो डिफरेंट हैं। ऑल कलर, सारे के सारे अलग अलग कलर्स के हैं। ऑल लाइंड अप, सब एक साथ मेरे क्लोजेट में है। Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. ठीक है, जब पेगी ने ये गेम शुरू किया, यानी उससे पूछने का, बार बार उससे पूछने का कि कितनी ड्रेसेस हैं, कितने शूज हैं, सारी की सारी लड़कियां फिर धीरे धीरे क्या करने लगी, अपने अपने क्लासेस में जाने लगी। और जो हमारी कौन थी, पेगी और मेडी, जो दोनों आपस में बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, वो सबसे लास्ट में गई, यानी लास्ट में मतलब पूरी बात खत्म करके ही वेंडा के साथ गई। Finally, Wenda would move up to street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in funny way she had, finishing the walk to school alone. ठीक है, फिर फाइनली जब ये बात खत्म हो गई तो वेंडा वहां से चली गई, स्ट्रीट से चली गई। उसकी आईज बहुत डल हो चुकी थी, उसका माउथ जो था बिल्कुल क्लोज हो चुका था, बंद हो चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं वेंडा को भी लग रहा था कि उसने झूठ बोला था। आगे वैसे आपको पता चलेगा कि वेंडा ने झूठ बोला था या नहीं बोला था। ठीक है, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, अपने लेफ्ट शोल्डर को हिच करते हुए, यानी आगे की तरफ मूव करते हुए, स्ट्रगल करते हुए आगे की तरफ जाने के लिए, और फनी वे में वो वहां से निकलकर चली गई, क्योंकि वेंडा बहुत ही ऑकवर्ड सबको लगती थी, तो सबको लगता था कि जैसे वो चलती है वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है, राइट। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और स्कूल तक वो कैसे जाती थी, अकेली जाती थी। हिचिंग का मतलब होता है मूव इनटू डिफरेंट पोजीशन विद अ जर्क, यानी एक झटके के साथ में क्या करना, अपने शोल्डर को आगे की तरफ मूव करना। तो इस तरह से वेंडा वहां से चली गई थी, राइट। अभी यहाँ पर पैगी की बात हो रही है। पैगी की हम क्वालिटी बता रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो, तो पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल, कि पैगी जो थी वो बिल्कुल क्रूल नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, उसने छोटे छोटे बच्चों को बुलीज से, बुलीज मतलब ऐसे बच्चे जो कि परेशान करते हैं दूसरे बच्चों को, उनसे बचाया था।
एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और अगर उसने किसी एनिमल के साथ कुछ बुरा होते हुए देखा तो वो घंटों तक रोती थी, यानी बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी पैगी. If anybody had said to her, don't you think that is a cruel way to treat Venda, she would have been very surprised. और अगर कोई उसे उस टाइम कह देता कि आपको नहीं लगता कि आप वेंडा के साथ बहुत ही क्रूल वे में बात करते हो, तो वो बहुत सरप्राइज हो जाती. यानी हम कह सकते हैं कि पैगी को रियलाइज ही नहीं था कि वो वेंडा को क्या कर रही थी, बुली कर रही थी, उसका मजाक उड़ा रही थी, और इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता था वेंडा पे. तो ये, लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है कि पैगी बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी, लेकिन उसे ये रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि वो गलत कर रही है. राइट. क्रूल, व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस. फिर अगर ऐसा कोई उसे बोलता तो हमारी जो पैगी है वो क्या बोलती कि नहीं नहीं, हम उसे परेशान थोड़ा ना कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए ना, वो लड़की क्यों बोल रही है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. झूठ क्यों बोलेगा कोई. एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई. कोई भी बता सकता है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि वो डेली एक ही ड्रेस पहन के आती है, एक ही शूज पहन के आती है गंदे से, फिर भी वो कह रही है मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, मेरे पास 60 शूज हैं. अगर किसी के पास इतने सारे कपड़े हैं तो वो डेली क्यों नहीं पहन के आती. राइट. And she wasn't just an ordinary person, else why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. ठीक है. और यहाँ पर बोल रही है पैगी कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है. अगर वो एक ऑर्डिनरी पर्सन होती, यानी हम में से ही एक होती, तो उसका नाम इतना यूनिक क्यों होता, नाम उसका हमारे जैसा होता. आफ्टर ऑल जितनी भी सारी चीजें उन्होंने बोली, कभी भी वेंडा रोई नहीं, कभी भी उन्होंने उसको रुलाया नहीं. अगर वेंडा रो जाती तो हो सकता है पैगी मेल्ट डाउन हो जाती. राइट. लेकिन वेंडा की अब कहानी क्या है, वेंडा ऐसा झूठ क्यों बोल रही है, ये हमें आगे पता चलेगा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है इस स्टोरी का. ठीक है. चलिए, ये बात हो रही है यहाँ पे पैगी की. आगे देखते हैं कि as for Maddie, this business of asking Venda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. अब यहाँ पर बात होती है मैडी की, कि हमने तो पैगी की बात कर ली. अब मैडी जो है ना, उसको ये चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी कि हम डेली डेली क्यों पूछते हैं वेंडा से कि उसके पास कितने शूज हैं, कितनी हैट्स हैं, कितने उसके पास पर्स हैं, ये सारी चीजें हम क्यों पूछते हैं. तो ये चीज क्या कर रही थी, मैडी को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी. मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ. मैडी खुद भी बहुत ज्यादा गरीब थी. उसे क्यों परेशान कर रही थी ये चीज, क्योंकि मैडी खुद भी ज्यादा गरीब थी. She usually wore somebody's hand-me-down clothes. और वो यूजुअली कैसे कपड़े पहनती थी, किसी और के दिए हुए. ठीक है. उसके पास भी बहुत सारे कपड़े नहीं थे, लेकिन वो किसी और के दिए हुए कपड़े पहनती थी. Thank goodness she didn't live up on Bogging Heights or have a funny name. बस उसकी क्या थी कि उसके फ्रेंड्स क्यों थे, क्योंकि गरीब तो वो भी थी, लेकिन उसके फ्रेंड्स क्यों थे, क्योंकि वो बॉगिंग हाइट्स पर नहीं रहती थी, यानी वो उस एरिया में नहीं रहती थी जहां पर सारे पॉलिश पीपल रहते थे, सारे कह सकते हैं पुअर पीपल रहते थे, या फिर उसका एक फनी नेम नहीं था, उसका बहुत ही एक सिंपल नाम था, और वो एक अमेरिकन थी. ये एक मेन रीजन हो सकता है. इस वजह से जो मैडी थी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था, बट वेंडा के साथ किया जाता था. ठीक है. हैंड मी डाउन का मतलब होता है ओल्ड क्लोथ्स या फिर हैंडेड डाउन बाय समवन. ओके. पुराने कपड़े, किसी और के कपड़े. राइट. सो यहाँ पर हमने किसकी बात कर ली, मैडी की और पैगी की और वेंडा की. 3 कैरेक्टर हम पढ़ चुके हैं. तीनों कैरेक्टर की अलग अलग क्वालिटी है, और वेंडा के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि उसका नाम अलग है, वो पुअर है, और वो बिल्कुल ही उसका जो रेस है, उसकी जो कंट्री है वो अलग है. तो मे बी दिस इज द रीजन उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है, उसमें हम स्टोरी को देखेंगे आगे और पढ़ेंगे कि क्या कहानी है, कि वेंडा क्यों झूठ बोल रही है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, 60 शूज हैं, ऐसा क्या रीजन है. तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसी कंटिन्यूएशन है यहाँ से, तो वो जरूर देखिएगा. इस वीडियो में ये पार्ट 1 था. हमने जो हमारा आधा चैप्टर है वो डिस्कस कर चुके हैं. एक्सप्लेनेशन जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे. सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं. प्रीवियस वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए. ये चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट है जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं. अभी तक हम स्टोरी पढ़ रहे थे वेंडा पेट्रोंस्की की. वेंडा पेट्रोंस्की जो थी, उनको स्कूल में बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है, बुली किया जाता है, और साथ में जो 2 बहुत ही फेमस गर्ल्स हैं उनकी क्लास की, वो क्या नाम है उनके, पैगी और मैडी. राइट. पैगी जो है बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही अच्छे दिल की है, बट वो वेंडा से इस तरह के सवाल पूछती है कि जिससे
वेंडा परेशान हो जाती है, लेकिन पैगी को ये बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होता कि वो वेंडा को क्या कर रही है, बुली कर रही है। उसे ऐसा लगता है कि वेंडा क्या कर रही है, झूठ बोल रही है, उसके पास इतनी सारी ड्रेसेस नहीं है। वो जब बोलती है वेंडा कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, 60 शूज हैं, इतने सारी हैट्स हैं, तो पैगी को लगता है कि वो झूठ बोल रही है और इसीलिए वो उससे बार बार उसका मजाक उड़ाती है, राइट। साथ ही में जो पैगी की बेस्ट फ्रेंड है मेडी, वो एक सेंसिटिव गर्ल है और उसके बारे में हमने देखा कि किस तरह से मेडी भी एक पुअर फैमिली से है, लेकिन मेडी क्या है, एक अमेरिकन गर्ल है, तो इसीलिए उसका कोई मजाक नहीं बनाता। वेंडा गरीब भी है, उसके अलावा वो बॉगिंग हाइट्स पर भी रहती है, यानी एक सबअर्ब एरिया में रहती है, और साथ ही में वो अमेरिकन पॉलिश है, तो इस वजह से उसको ज्यादा बुली किया जाता है। आगे देखते हैं हमारी स्टोरी को कि sometimes when Peggy was asking Wenda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. ठीक है, जब पैगी ऐसे सवाल करती है वेंडा से, बहुत ही मॉकिंग पोलाइट वॉइस में, मॉकिंग मतलब ऐसी वॉइस जिससे मजाक उड़ा रही हो वो वेंडा का, तो जब ऐसे सवाल करती है पैगी, तब वहां पर मैडी क्या करती है, मैडी को शर्म आती है, मैगी एम्बैरेस्ड फील करती है, एम्बैरेस्ड मतलब अशेम्ड फील करती है, और वो अपने हाथ में जो उसके मार्बल्स होते हैं उनको बस देखती रहती है, यानी उस पर ध्यान ही नहीं देती है, क्योंकि यहाँ पर मैडी कुछ भी नहीं कर सकती। हो सकता है वो पैगी को बोल सकती है कि आप क्या करो, ऐसा मजाक मत उड़ाओ, लेकिन यहाँ पर मैडी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो खुद भी पुअर है, उसे ये भी डर है कहीं ना कहीं कि लोग उसका भी मजाक ना उड़ाएं, तो वो जब इस तरह से मजाक उड़ाया जाता है वेंडा का, तो वो चुपचाप खड़ी रहती है, ठीक है। Not that she felt sorry for Wenda exactly. ऐसा नहीं है कि उसे वेंडा के लिए बुरा नहीं लगता, सॉरी फील नहीं होता. She would have never paid any attention to Wenda if Peggy hadn't invented the dresses game. ठीक है, अगर इससे पहले ये वाला गेम नहीं शुरू हुआ होता, ड्रेसेस वाला, तो किसी का भी ध्यान, इवन मेडी का ध्यान भी वेंडा पर नहीं जाता, यानी वेंडा पर वो ध्यान नहीं देती. But suppose Peggy and all other started in on her next, she wasn't as poor as Wenda perhaps, but she was poor. अब उसे किस बात का डर है कि क्या पता जो नेक्स्ट लड़की हो, यानी जिसका मजाक उड़ाया जाने वाला हो, वो खुद ही हो, यानी मेडी खुद ही हो, क्योंकि मेडी भी तो पुअर थी, भले ही वो वेंडा जितनी पुअर नहीं थी, बट वो गरीब तो थी ना, तो उसे ये डर था कि कहीं ना कहीं लोग मेरा भी मजाक ना उड़ाना लग जाएं जिस तरह से वेंडा को उड़ाया जा रहा है, इसीलिए वो चुपचाप खड़ी रहती थी. Of course she would have more sense than to say she had 100 dress. और अगर वो ये चीज बोले कि मेरे पास 100 ड्रेस है, तो हाँ एक सेंस बनता है, क्योंकि वो गरीब थी बट इतनी ज्यादा गरीब नहीं थी. वेंडा तो बहुत ज्यादा गरीब थी और फिर भी वो कह रही थी मेरे पास 100 ड्रेसेस है, ठीक है. स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर. स्टिल उसे पसंद नहीं था जिस तरह से वेंडा का उन्होंने मजाक बनाया. शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोन्स्की. तो उसके मन में ये था कि काश जो पैगी है वो ये मजाक उड़ाना बंद कर दे, ठीक है, ये सोच रही थी कौन, मेडी. चलिए. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. वो आज जब बात हो रही थी कि आज हमारा मंडे ट्यूसडे निकल गया और अब वेडनेसडे आ चुका था और वो लोग लेट हो चुके थे, क्यों, क्योंकि जो वेंडा थी वो स्कूल नहीं आई थी. इस बात के लिए मैडी बहुत ज्यादा खुश थी कि अब उसे वेंडा का मजाक आज तो एटलीस्ट नहीं बनाना पड़ेगा. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडली. और वो मजाक नहीं उड़ा रहे थे क्योंकि वो फ्री थे, तो इसीलिए वो अपनी मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स थी, अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड या फिर कैलकुलेशंस बोल सकते हैं, तो वो अपनी कैलकुलेशंस अपने ही माइंड में कर रही थी, क्योंकि अब मजाक उड़ाने के लिए वेंडा तो थी नहीं, तो खाली टाइम बैठे थे वो, तो क्या करें, तो वो अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी अपने माइंड में. 8 times 8 लेट्स सी, मतलब इस तरह से वो कैलकुलेशन कर रही थी, राइट. एब्सेंट माइंडली मतलब आपका माइंड एब्सेंट है, कहीं खोया हुआ है, यानी आप क्या हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, राइट. चलिए आगे देखते हैं. शी विश्ड, मतलब मैडी की ही बात हो रही है कि मैडी ऐसा सोच रही है कि शी विश्ड शी हैड द नर्व. नर्व होता है गट्स, बोला जाता है करेज. क्या काश उसके पास ऐसा करेज होता टू राइट पैगी अ नोट, ठीक है, कि वो पैगी को क्या लिख पाती, एक नोट लिख पाती. बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज. वो कहना तो ऐसा चाहती थी कि हे पैग, यानी पैगी
प्लीज इसका मजाक मत उड़ाओ और इससे मत पूछो कि कितनी ड्रेसेस इसके पास है, यानी इसका मजाक मत उड़ाओ। कहना तो वो चाहती थी लेकिन उसके पास करेज नहीं था, इतना गट्स नहीं थी। और रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैडी को ये लगता था कहीं लोग मेरा भी मजाक ना उड़ाने लग जाए। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब उसने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन खत्म करी तो वो पैगी के लिए एक नोट लिखने लग गई, यानी कुछ लिखने लग गई, कुछ लेटर लिखने लग गई। Suddenly she paused and shuddered. सडनली वो पॉज हो गई और शर्डर्ड हो गई। शर्डर्ड का मतलब होता है शिवर, शिवर करने लगी, यानी डर से कांपने लग गई। ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या लिखने वाली थी वो, देखते हैं आगे। She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. ये जब वो नोट लिख रही थी, नोट में वो क्या लिखने वाली थी, वो ये लिखने वाली थी कि प्लीज वेंडा का मजाक मत उड़ाओ, हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हमें उससे नहीं पूछना चाहिए बार बार उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। लेकिन जब वो ये नोट लिख रही थी एकदम से वो सडनली रुक गई और उसके माइंड में क्या आया, उसके माइंड में पिक्चर आई कि सारी लड़कियां मिलके किसका मजाक उड़ा रही हैं, मैडी का मजाक उड़ा रही हैं, क्योंकि वो भी गरीब थी। तो उसके खुद को ये इमेजिन करने लग गई और उसको ये डर सताने लग गया। Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो ये सोच रही है कि जब मुझसे पूछेंगे कि मैंने जो ये ड्रेस पहनी हुई है, ये इतनी अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, ये मैं कहाँ से लेकर आई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, तो फिर मुझसे पूछेंगे कि कहाँ से लेकर आई, तो मुझे उनको बताना होगा ये ड्रेस क्या है, ये पैगी की क्या है, ओल्ड वन है, यानी पैगी की पुरानी ड्रेस है। और जब पैगी की मदर ने मैडी को वो ड्रेस दी तो जो मैडी की मदर थी उन्होंने क्या किया, इस ड्रेस पर कुछ ट्रिमिंग्स लगा दी। ट्रिमिंग्स का मतलब कुछ ऐसे डेकोरेशंस लगा दिए, कुछ ऐसे लेसेस लगा दिए जिससे ये पता ना चले कि वो पैगी की पुरानी ड्रेस है, राइट। सो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये पता चल रहा है हमें कि जो पैगी है वो बहुत ही एक रिच फैमिली से है और मैडी जो है वो पुअर है। तो पैगी की जो मदर है वो मैडी को पुराने कपड़े दे देती हैं सारे के सारे पैगी के। तो अब यहाँ पर मैडी को ये डर था कि अगर सबको पता चल गया कि मैं पुराने कपड़े पहनती हूँ पैगी के, या फिर मैं गरीब हूँ या मैं पुअर हूँ, तो वो मेरा भी मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए उसने सोचा कि वेंडा का मजाक उड़ाने देते हैं पैगी को, बाकी सारी गर्ल्स को, तो मैं नहीं कुछ बोलूं तो बेटर है। बट स्टिल उसने क्या किया कि देखो कि if only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Venda, oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. तो अभी जो यहाँ पर नोट लिखा था मैडी ने पैगी के लिए कि आप वेंडा का मजाक मत उड़ाओ, उस नोट को वो लिखते लिखते उसके मन में ऐसे थॉट्स आ गए कि अगर सबको पता चल गया, पैगी ने सबको बता दिया कि मैं गरीब हूं, तो मेरा भी मजाक उड़ाया जाएगा, मेरे से भी इससे सवाल पूछे जाएंगे, मुझे भी बुली करा जाएगा। तो उसने ये सारे थॉट्स को छोड़ा, वेंडा को जो नहीं परेशान करने का जो थॉट था इसको छोड़ा अपने ब्लॉन्ड बालों में। ब्लॉन्ड बोला जाता है गोल्डन कलर के हेयर्स को, तो गोल्डन कलर के हेयर्स थे किसके, मैडी के। तो मैडी ने अपने बालों में हाथ फेरा और बोला छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है अगर मजाक उड़ाया जा रहा है तो, ठीक है। वो डिफरेंस डिड इट मेक। सो ये सोचते हुए उसने क्या किया, वो जो नोट लिख रही थी उसको क्या कर दिया, बिट्स में फाड़ दिया, यानी टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके, ठीक है। यानी अब वो उसने क्या सोचा कि मैं पैगी को कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। ओके, सो एक्वर्ड का मतलब होता है विश, कि उसकी जो ये विश थी कि हाँ वेंडा को नहीं परेशान किया जाए, इसको उसने छोड़ दिया। आगे देखते हैं। She was Peggy's best friend and Peggy was best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong. Peggy ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी जो कि गलत हो, और पैगी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी मैडी की और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। As for Venda, she was just some girl who lived up on Bogging Heights and stood alone in the schoolyard. और वेंडा कौन थी, वेंडा तो कोई भी एक नॉर्मल गर्ल थी जो कि बॉगिंग हाइट्स में रहती थी और स्कूल में अलग रहती थी, ठीक है। सो ये वेंडा तो उसके लिए कुछ भी नहीं थी, बल्कि पैगी जो थी वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो इसलिए वो पैगी को नाराज नहीं करना चाहती थी। शी scarcely ever said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. वेंडा ने तो कभी उससे बात भी नहीं की थी, किसी से भी बात नहीं करती थी, वो सिर्फ वो एक ही बार बोली थी जब उसने अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में सबको बताना था, ठीक है। स्केर्सली मतलब होता है हार्डली, मतलब बहुत ही कम ही जो पर्सन बोलता है, उसके लिए हमने क्या लगाया है, एडवर्ब स्केर्सली, ओके।
Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with color trimmings. मेडी को याद है कि वेंडा ने जब उसे अपनी ड्रेसेस के बारे में बताया था, किस तरह की ड्रेसेस के बारे में बताया था, पेल ब्लू कलर की ड्रेसेस, पेल ब्लू होता है यानी लाइट ब्लू कलर की ड्रेसेस विद कलर ट्रिमिंग्स, जिसपे कलरफुल क्या लगी हुई है, लेसेस लगी हुई हैं. एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन था यानी बहुत ही ब्राइट कलर का ग्रीन, जैसे क्रिसमस ट्री होता है. और दूसरी जो ड्रेस है वो जंगल ग्रीन कलर की थी विद अ रेड शैश, जिस पर रेड कलर के रिबन्स या शैश लगे हुए थे. You'd look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. जब वेंडा ने ये चीज बताई थी कि मेरे पास इस तरह की ग्रीन कलर की ड्रेस है जिस पर रेड कलर के शैश लगे हुए हैं या प्रिंट्स हैं, तो सारी लड़कियां बहुत ही एकदम प्रिटेंडिंग का मतलब होता है फेक एडमायरेशन में बोली कि तुम तो बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी. तो यहाँ पर मतलब उसका मजाक उड़ा रहे थे वो लोग. और जो मैडी है उसको सिर्फ इतनी ही चीज याद है कि वेंडा ने सिर्फ उतनी ही बात की थी उससे. चलिए, thinking about Wenda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. जब वो इसके बारे में वेंडा के 100 ड्रेसेस के बारे में सोच रही थी कि उसकी सारी जो ड्रेसेस हैं वो क्लोजेट में लगी हुई हैं, ये सोचते सोचते उसका दिमाग कहाँ गया कि देखते हैं जो कलरिंग कॉन्टेस्ट होने वाला था, जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट होने वाला था स्कूल में, वो कौन जीतेगा. मेडी ये सोचने लग गई. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर द बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटरबोट्स. गर्ल्स के लिए तो क्या डिजाइन करना था, ड्रेसेस डिजाइन करनी थी यानी कपड़े डिजाइन करने थे, क्लोथ्स डिजाइन करने थे. और बॉयज के लिए क्या था, मोटरबोट्स, जो मोटरबोट्स होती हैं वो डिजाइन करनी थी. Probably Peggy would win the girls medal. Peggy drew better than anyone else in the room. अब जो मैडी थी वो ये सोच रही थी कि पैगी ही जीतेगी, क्योंकि पैगी क्या है, पैगी बहुत अच्छी ड्राइंग करती है पूरी क्लास में. At least that's what everybody thought. At least ये चीज थी जो सारे ही सोच रहे थे कि पैगी जीतेगी. She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. कि पैगी की ड्राइंग इतनी अच्छी थी कि वो किसी भी मैगजीन में कोई फेस देख के या फिर कोई मूवी स्टार को देखकर उसकी एज इट इज ड्राइंग बना सकती थी और आप एक्चुअली बता सकते थे कि ये किस स्टार की क्या बनाई है, ड्राइंग बनाई है. राइट, तो मतलब पैगी की ड्राइंग बहुत अच्छी थी और मैडी सोच रही थी कि वही जीतेगी. ओ मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन, और मैडी जो थी वो बिल्कुल श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी. वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स. कल जो है टीचर बताने वाली है, अनाउंस करने वाली है रिजल्ट्स कि कौन जीता है. देन दे नो द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग. ठीक है, तभी उनको पता चलेगा. और नेक्स्ट डे जब वो दिन आया जब अनाउंसमेंट होने वाली थी, तब क्या हो रही थी, ड्रिजलिंग हो रही थी. ड्रिजलिंग बोला जाता है वेरी लाइट रेन, जब बहुत छोटी छोटी बारिश होती है ना, उसे ड्रिजलिंग बोलते हैं. तो नेक्स्ट डे क्या हो रही थी, ड्रिजलिंग हो रही थी. मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला. ठीक है, मैडी और जो पैगी हैं वो स्कूल की तरफ रश किए यानी भागते हुए आए, जल्दी जल्दी आए क्योंकि बारिश हो रही थी, और पैगी के अम्ब्रेला लेके. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wenda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Bogging Heights. ठीक है, यूजुअली क्या होता था, वो लोग ये जो बॉगिंग हाइट्स की तरफ जाने वाला जो रास्ता था, रेल रोड ट्रैक्स के पास में ऑलिवर स्ट्रीट थी, वहां पर वेट करते थे किसका, वेंडा का. वेंडा आती थी, उसका मजाक उड़ाते थे, फिर वो स्कूल आते थे. लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी और प्लस रिजल्ट भी अनाउंस होने वाला था पेंटिंग कॉन्टेस्ट का, तो इसलिए वो उसके लिए नहीं रुके और सीधा के सीधा स्कूल भाग के आए. Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important. Anyway, क्यों नहीं किया उन्होंने उसका वेट, क्योंकि आज वो लेट नहीं हो सकते थे, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट डे था, आज रिजल्ट अनाउंस होने थे. डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? क्या तुम्हें लगता है मिस मेसन आज रिजल्ट अनाउंस करेगी? आज पैगी ने बोला. ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मेडी. ऑफ कोर्स यूल विन पैग. ठीक है, और फिर मेडी ने बोला कि हाँ बिल्कुल आज ही अनाउंस होंगे रिजल्ट. और जैसे ही हम स्कूल में एंटर किए, क्लास में एंटर किया, तो मेडी बहुत जल्दी से बोली कि पैगी तुम ही जीतोगी. ठीक है, क्यों, क्योंकि पैगी की ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी थी. होप सो सेड पैगी ईगरली. पैगी ने बहुत ही ईगरली बोला कि होप सो, हो सकता है मैं जीत जाऊं. 10 minutes they entered the classroom. They stopped short and gasped. There were drawings all over the room, on every ledge, every wind-down sill. Dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheets of wrapping paper.
ठीक है। गैस्प मतलब एकदम वो एकदम शॉक्ड रह गए, एकदम गास्प उन्होंने कर लिया, यानी एकदम शॉक्ड रह गए वो ये देखकर कि पूरा जो रूम था, यानी जो पूरा जो क्लासरूम था वहां पर क्या थी, बहुत सारी ड्रेसेस थी। ठीक है, हर लेच पर, हर विंडो के ऊपर, हर जगह क्या थी, सिर्फ और सिर्फ वो ड्रेसेस की पिक्चर थी और बहुत ही अच्छे से वो ड्रेसेस की डिजाइन्स बनी हुई थी, बहुत ही अच्छे से रैपिंग पेपर के ऊपर बहुत ही अच्छी डिजाइन्स बनी हुई थी, ड्रेसेस बनी हुई थी, मतलब पूरा रूम जो था वो फिल था। ठीक है, सो ये उन्होंने देखा, जिस तरह से यहाँ पर ये इस तरह से पिक्चर है, इस तरह से सारी ड्रेसेस क्या थी, वहां पर पड़ी हुई थी क्लास में। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और वहां पर कितनी ड्रेसेस थी, ऑलमोस्ट 100 ड्रेसेस थी, और सारी क्या थी, ऑल लाइंड अप। ये लाइन जो है, मुझे आप बताइए कि आपने ये कहीं इससे पहले भी सुनी है? बिल्कुल, जब वेंडा अपनी ड्रेसेस के बारे में बताती थी कि मेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस हैं और सारी मेरी क्लोजेट में लाइंड अप हैं, यानी एक साथ रखी हुई हैं, तब भी ये लाइन यूज की गई थी। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपको हिंट मिल रहा होगा। These must be the drawings of the contest, और ये कौन है, कॉन्टेस्ट की ड्राइंग्स हैं, ये सारी जो ड्राइंग्स लगी हुई हैं कॉन्टेस्ट में सारे लोगों ने जो बनाई है वो लगी हुई हैं। They were, और वो वही थी, सारे जो लोगों ने मिलकर जो ड्राइंग्स बनाई थी, ड्रेसेस बनाई थी, वो सारी ड्रेसेस वहां पर थी। Everybody stopped and whistled, सारे जो लोग थे वो रुक गए वहां पर और विसल किया, यानी सीटियां बजाने लगे खुशी से, and murmured admiringly, और आपस में मर्मर करने लगे, यानी फुसफुसाने लगे, तारीफ करने लगे कि ये देखो कितनी प्यारी है, ये देखो कितनी प्यारी है। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners, जैसे ही पूरी क्लास असेंबल्ड हो गई, यानी इकट्ठा हो गई, मिस मेसन ने, जो उनकी क्लास टीचर थी, उन्होंने क्या अनाउंस किया, रिजल्ट्स अनाउंस किए। मोमेंट का मतलब होता है टू से इन लो वॉइस, बहुत ही धीरे धीरे बात करना। अब उन्होंने क्या किया, रिजल्ट अनाउंस किया। रिजल्ट क्या आया कि जैक बेगल्स जो एक लड़का था उनकी उन्हीं की क्लास का, हैड वॉन फॉर द बॉयज। ठीक है, बॉयज की कैटेगरी में कौन जीता था, जैक बेगल्स जीता था। शी सेड एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज एन एग्जीबिशन इन रूम 12, और उसने जो ड्राइंग बनाई थी एक मोटर बोर्ड की, वो कहां पर लगी हुई थी, रूम 12 में। Along with the sketches by all other boys, और जितने भी बाकी सारे बॉयज ने स्केचेस बनाए, सारी की सारी जो ड्राइंग्स हैं वो उस रूम में लगी हुई हैं, रूम 12 में। As for the girls, she said, और गर्ल्स में कौन जीता, उन्होंने बोला कि although just 1 or 2 sketches were submitted by most, ठीक है, बाकी सारी गर्ल्स ने क्या किया, सिर्फ 2 या 3 या 1 या 2 ही स्केचेस सबमिट कराए थे, बट 1 गर्ल, लेकिन एक लड़की ऐसी थी, एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक ऐसी लड़की जिसके ऊपर रूम 13 को, यानी जो क्लास 13 है उसको प्राउड फील करना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन्स, ऑल डिफरेंट एंड ब्यूटिफुल। यहाँ पर बात हो रही है वेंडा की, कि एक लड़की ऐसी थी जिसने क्या किया है, पूरी 100 ड्रेसेस बनाई हैं, पूरी 100 ड्राइंग्स बनाई हैं, और सारी की सारी डिफरेंट हैं, सारी की सारी डिफरेंट कलर में है, और सारी की सारी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। तो आई होप अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंस रिवील हुआ होगा कि जो वेंडा बात करती थी अपनी 100 ड्रेसेस की, वो 100 ड्रेसेस और कुछ भी नहीं बल्कि क्या थी, उसकी 100 ड्राइंग्स थी, उसकी इमेजिनेशन थी, राइट। सो यहाँ पर किसने बनाई है 100 ड्रेसेस, वेंडा पेट्रोन्स्की ने। In the opinion of the judges के opinion में, one of the drawings is worthy of winning the prize, ठीक है, उनमें से कोई भी एक ड्राइंग आप ले लो, वो प्राइज विन कर सकती है। I am very happy to say that Wenda Petronsky is the winner of girls medal, तो गर्ल्स का जो प्राइज है, गर्ल्स का जो मेडल है, उसकी विनर कौन है, वेंडा पेट्रोन्स्की। Unfortunately, Wenda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. लेकिन यहाँ पर टीचर ये भी बोल रही है कि अनफॉर्चुनेटली वेंडा जो है काफी टाइम से स्कूल नहीं आ रही है, और ये जो अप्लॉज है, अप्लॉज बोला जाता है तारीफ को, या क्लैपिंग जो होती है उसको बोला जाता है, नॉइज मेड बाय क्लैपिंग टू शो अप्रूवल, कि हाँ बहुत तारीफ करने के लिए जब तालियां बजाई जाती हैं। तो यहाँ पर उसकी टीचर बोल रही है कि वो एब्सेंट है, और ये जो तालियां हैं वो सुनने के लिए नहीं है यहाँ पर, है ना। और ड्यू टू हर मतलब जो हमें उसे प्रेस करना है, जो हमने उसको तारीफ करनी है, जो उसके लिए तालियां बजानी है, वो उसके लिए ड्यू है, यानी अभी पोस्टपोन कर रखी है हमने, जब वो आएगी तो हम उनको उसकी तारीफ करेंगे, राइट। सो यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई है, और विनर कौन है, वेंडा पेट्रोन्स्की। आगे देखते हैं कि लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। यहाँ पे टीचर बोलती हैं कि होप करते हैं कि क्या हो जाए, जो वेंडा है वो कल स्कूल आ जाए। Now class, you may file around the room quietly and look at her executive
ड्राइंग्स, ठीक है। यहाँ पे टीचर बोलती हैं आई होप कि वो कल आ जाए और अब आप रूम में घूम सकते हो और जो भी ड्राइंग्स बनाई हैं वेंडा ने उनको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। एक्सक्यूसिवली होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड, यानी ठीक है, बहुत ही सुंदर जो ड्राइंग्स उसने बनाई है आप उनको देख सकते हो। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज, सारे के सारे बच्चे क्या करने लगे, तालियां बजाने लगे। एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और बॉयज जो थे वो भी बहुत ज्यादा खुश हुए क्योंकि उन्हें मौका मिल गया था फर्श पर कूदने का। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विसल, और वो क्या कर रहे थे, अपने फिंगर्स को मुंह में डालकर क्या कर रहे थे, सीटियां बजा रहे थे। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, भले वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड थे या नहीं थे, लेकिन उन्हें मौका मिल गया था चिल्लाने का तो वो चिल्ला रहे थे। यानी पूरे जो वहां पर लोग थे, बच्चे थे, वो सब क्या कर रहे थे, अप्लॉज कर रहे थे वेंडा के लिए। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आया कि जिन ड्रेसेस की वेंडा बात करती थी वो और कुछ भी नहीं बल्कि क्या थी, उसकी इमेजिनेशन थी। अब इसके बाद में लुक पेग विस्पर्ड मैडी, अब यहाँ पर पेगी और मैडी जो है वो बात कर रही हैं कि लुक पेग विस्पर्ड मैडी, मैडी ने विस्पर किया यानी बिल्कुल धीरे से बोली कि पेग देखो, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल, ये जो ये देखो, ये वाली पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए बोल रही है, ये देखो वो ब्लू वाली ड्रेस है जिसके बारे में वो हमें बता रही थी, क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है? यस सेड पेगी, पेगी ने भी बोला हाँ ये बहुत ब्यूटीफुल है। एंड हियर इज दैट ग्रीन वन, और ये रही वो ग्रीन वाली। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, यहाँ पे पैगी बोल रही है और मुझे लगता था कि मैं अच्छी ड्राइंग करती हूँ, लेकिन मुझसे तो बहुत ज्यादा अच्छी वेंडा ड्राइंग करती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो मैडी और पैगी थी वो दोनों ही बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी वेंडा की ड्राइंग्स की, और वो समझ चुकी थी कि वेंडा कहीं ना कहीं झूठ नहीं बोल रही थी। उसने ये नहीं बोला कि मेरे पास एक्चुअल ड्रेसेस हैं, बट वो सारी ड्रेसेस उसके माइंड में थी और वो सारी की सारी ड्राइंग्स थी उसकी, राइट। सो जब हो सकता है कि वेंडा से ये पूछा गया है कि आपके पास कितनी सारी ड्रेसेस हैं, तो हो सकता है उसे लगा हो कि ये सब ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं क्योंकि ड्राइंग कॉन्टेस्ट चल रहा था, ठीक है। तो उसने बोला कि मेरे पास 100 मैंने ड्राइंग्स बनाई हैं। तो मे बी दिस कुड बी द रीजन कि वेंडा, सबको लगा हो कि वेंडा झूठ बोल रही है, लेकिन वेंडा झूठ नहीं बोल रही थी। उसकी इमेजिनेशन जो थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि उसने अपने दिमाग में ही बहुत सारी ड्रेसेस बना रखी थी। भले वो गरीब थी लेकिन उसकी जो थिंकिंग थी, इमेजिनेशन थी, वो बहुत रिच थी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम इसी पार्ट के क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, एक्सरसाइज करेंगे और फिर हम मूव ऑन करेंगे चैप्टर 6 पर, जो इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। कि नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से मैडी और पैगी वेंडा के बारे में क्या करती हैं, वेंडा जो इतने टाइम से मिसिंग है, वेंडा कहाँ गई है, और मैडी और पैगी क्या करेंगे इस चीज के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 100 ड्रेसेस। इस चैप्टर की पहले हम 2 वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा है। इसी चैप्टर का एक और सेकंड पार्ट है जो हम चैप्टर 6 में समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं 100 ड्रेसेस पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर्स यानी एक्सरसाइज यानी ओरल कंप्रहेंशन स्किल्स, राइट। सो अगर हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, वो दोनों वीडियोस अच्छे से देखी हैं, आपने 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है उसको एक्सप्लेनेशन को, तो अगर आपने वो अच्छे से देखा है तो किसी भी क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इन द क्लासरूम डज वेंडा सिट एंड व्हाई, कि क्लासरूम में कहाँ बैठा करती थी वेंडा और क्यों बैठा करती थी। तो इसका आंसर आपको इस तरह से देना है कि सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि वेंडा बैठती कहाँ थी, और फिर आपको ये बताना है कि वेंडा वहां पर क्यों बैठती थी, उसका रीजन क्या था। सबसे पहले तो वेंडा कहाँ बैठती थी ये बात करते हैं कि वेंडा यूजुअली सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट in the last row in room 13। रूम 13 की अब मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये है रूम नंबर 13, यहाँ पर इस तरह से रो है, ठीक है, बेंचेस की रो है। तो ये जो हमारी लास्ट बेंच है, राइट, इसकी ये वाली जो लास्ट सीट है, उस लास्ट सीट के नेक्स्ट में वेंडा बैठा करती थी। यानी वेंडा कहाँ बैठा करती थी, हियर, ओके। ये जो मैंने क्रॉस मार्क किया है, वेंडा यहाँ बैठा करती थी। इस तरह से इमेजिन करके चलिए, तो कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, लर्न नहीं करना पड़ेगा, आपको याद रहेगा। तो रूम नंबर 13 में की जो लास्ट रो थी, उस लास्ट रो की जो लास्ट सीट थी उसके बगल में बैठा करती थी वेंडा, ओके। वापस से पढ़ते हैं एक बार सेंटेंस को कि वेंडा कहाँ बैठा करती थी। वेंडा यूजुअली सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13, राइट। सबसे पहले तो ये याद करना है। फिर अब वो वहां क्यों बैठा करती थी कि nobody actually knew why she sat there,
unless it was because her feet were normally caked with dry mud and were very dirty as she came all the way from Boggin Heights. ठीक है, Boggin Heights वो जगह थी जहां पर सारे जो माइग्रेंट्स थे, जो कि पॉलिश माइग्रेंट्स थे, वो रहा करते थे, राइट. थोड़ी सी पुअर पीपल भी वहां रहा करते थे और सबअर्ब्स एरिया था, यानी सबअर्बन एरिया था, राइट. सो सबसे पहले हमने ये बता दिया कि वो कहाँ बैठा करती थी. अब एक्चुअली बुक में हमें नहीं बताया गया है कि वो क्यों वहां पर बैठा करती थी, लेकिन नरेटर ने जस्ट अज्यूम किया है कि हो सकता है क्योंकि उसके पैर बहुत ज्यादा डर्टी थे और बिल्कुल ड्राई मड से, यानी सूखी मिट्टी से एकदम फंसे रहते थे, बहुत ज्यादा सूखी मिट्टी रहती थी उसके पैरों में. क्यों रहती थी? क्योंकि वो बॉगिंग हाइट से चलकर आती थी. तो मे बी दिस कुड बी द रीजन कि वो अपने पैरों को छुपाना चाहती थी, अपनी उस डर्ट को छुपाना चाहती थी, इसलिए वो सबसे कॉर्नर में जाके बैठती थी. Avoiding being laughed at by classmates was a task. That's why she sat there to hide her dirty feet. और उसके क्लासमेट्स उस पर हंसे नहीं, इस चीज को वो अवॉइड करना चाहती थी और इसीलिए वो कॉर्नर में जाके बैठती थी, जिससे वो अपने डर्टी फीट जो थे वो छुपा पाए और एम्बैरेस्ड होने से बच पाए, राइट. नो वन रियली थॉट अबाउट वेंडा वन शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ दैट रूम. और एक बार जब वेंडा कॉर्नर में जाकर बैठ जाती थी तो किसी का भी ध्यान वेंडा पर नहीं जाता था. सो दिस कुड बी अ रीजन, क्योंकि वेंडा किसी की भी नजरों में नहीं आना चाहती थी, एम्बैरेस्ड नहीं होना चाहती थी और नहीं चाहती थी कि कोई भी उसका मजाक उड़ाए, तो इसीलिए वो वहां जाकर बैठ जाती थी, राइट. सो ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेयर डज वेंडा लिव, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज. कि वेंडा कहाँ रहती थी और आपको क्या लगता है कि वो जगह कैसी होगी, राइट. चलिए सो इसका आंसर तो हमें पता है, कई बार हम रिपीट कर चुके हैं उसमें कि वेंडा यूज्ड टू कम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिंग हाइट्स. तो वो कहाँ रहती थी? बॉगिंग हाइट्स पर रहती थी. बॉगिंग हाइट्स नाम की जगह पर रहती थी. वर्ड याद कर लीजिएगा, बॉगिन्स हाइट्स. ओके, थोड़ी हाइट पर जगह थी तो इसलिए हम याद कर सकते हैं उसको. विच माइट बी अ रेसिडेंस, और वहीं पर ही उसका रेसिडेंस होगा, क्योंकि पूरी बुक में ये तो नहीं बोला कि वो कहाँ रहती थी, लेकिन पूरी बुक में ये बोला गया कि वो वहां से आती थी, तो डेफिनेटली वहीं पे ही उसका रेसिडेंस होगा. It seems that it was a place far away from school, right? So ऐसा लगता था कि वो जो जगह थी वो स्कूल से क्या थी, बहुत दूर थी, क्योंकि जब बताते ना कि वेंडा वहां से चलकर आती है, उसके पूरे पैर खराब हो जाते हैं, ड्रेस खराब हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि स्कूल से बहुत दूर है वो जगह. एंड ऑल्सो वेयर देयर वॉज अ लॉट ऑफ ड्राई मड, और ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी है, राइट. और एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं कि एंड दैट वॉज, एक एडिशन मैं कर रही हूं, दैट वॉज नॉट वेयर rich and wealthy people used to live. ठीक है, ये चीज मैं एक एडिशन यहाँ पर कर रही हूँ कि दैट वाज नॉट वेयर रिच एंड वेल्दी पीपल यूज्ड टू लिव. कि भले ही हमें नहीं पता बॉगिंग हाइट्स कैसी जगह थी, लेकिन हमें ये पता था कि वो ऐसी जगह नहीं थी जहां पर रिच और वेल्दी पीपल रहा करते थे, क्योंकि अगर ऐसी जगह होती तो उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता और इतना ज्यादा उसे एम्बैरेस नहीं किया जाता, क्योंकि वो बॉगिंग हाइट्स में रहती है, राइट. सो ये हो गया हमारा आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाई डू पेगी एंड मैडी नोटिस वेंडास एब्सेंस, राइट. सो कब वो टाइम था जब मैडी और पेगी ने वेंडा की एब्सेंस को नोटिस किया, क्योंकि वो इतने दिन से नहीं आ रही थी लेकिन कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था, लेकिन कब किया पेगी और मैडी ने नोटिस, और क्यों किया, ये हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं. चलिए आंसर देखते हैं इसका कि nobody noticed Wenda's absence from the school. किसी ने भी नोटिस नहीं किया था कि वेंडा आ रही है नहीं आ रही है. Peggy and Maddie noticed Wenda's absence after 3 days. कब नोटिस किया? After 3 days when they didn't track the whole lot of mud. जब उन्हें बहुत ज्यादा मड नहीं दिखी स्कूल में. The reason they noticed her, अब यहाँ पर रीजन है कि क्यों नोटिस किया. कब उन्होंने नोटिस किया? 3 दिन बाद में, जब उसने आना बंद किया उसके 3 दिन बाद में, ठीक है. द रीजन दे नोटिस, अब क्या रीजन था कि जिसकी वजह से मैडी और पेगी ने वेंडा को नोटिस किया, वो तो उनकी फ्रेंड भी नहीं थी. नोटिस हर एब्सेंस वाज बिकॉज दे वेटेड फॉर हर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मेड देम लेट फॉर द स्कूल. क्योंकि वो काफी टाइम से वेट कर रहे थे वेंडा का कि कब वेंडा आए और हम उसका मजाक उड़ाएं, उसको छेड़ें, उसको परेशान करें, और इस वजह से उसका वेट करते करते वो लेट हो चुके थे. और तभी उनको रियलाइज हुआ कि वेंडा तो काफी टाइम से नहीं आ रही और वेंडा तो आज भी नहीं आई है, राइट. All right. Peggy and Maddie wanted to have some fun with her, but she didn't turn up.
राइट। सो पैगी और मैडी क्या करना चाहते थे, मजाक उड़ाना चाहते थे, उसके मजे लेना चाहते थे, और वेंडा आई ही नहीं। तब जाकर उनको रियलाइज हुआ कि अब वेंडा काफी टाइम से नहीं आ रही है, राइट। सो दैट वाज द टाइम, और रीजन भी यहाँ पर पता चल गया है कि क्यों उनको रियलाइज हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विथ हर मीन्स, कि उसके मजे लेना या उसके साथ मजाक करना, इसका क्या मतलब है। ठीक है, टू हैव फन विथ हर यानी उसके मजे लेना, तो किसी के मजे लेना इसका मतलब क्या है। और यहाँ पर बात हो रही है वेंडा की। मैडी और पैगी क्या करना चाहते थे, उसके मजे लेना चाहते थे, राइट। तो इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। वेंडा वॉज ए क्वाइट एंड शाय गर्ल। वेंडा कैसी लड़की थी, एक बहुत ही चुप रहने वाली और एक बहुत शर्माने वाली लड़की थी, ज्यादा किसी से बात करती नहीं थी। शी वॉज अफ्रेड दैट अदर would make fun of her mud caked feet, और उसे इस चीज का डर था कि बाकी सारे जो हैं उसके गंदे पैरों का, जो mud caked feet थे यानी जिन पे मिट्टी लगी हुई थी, ऐसे गंदे पैरों का मजाक उड़ाएंगे। द गर्ल यूज टू मेक फन ऑफ हर, और जो तो गर्ल्स थी वो क्या करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी ये सारी चीजें देखकर। दिस गेव देम अ लॉट ऑफ प्लेजर, और इस वजह से क्या होता था, उनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी, बहुत खुश होती थी, उन्हें लगता था हम बहुत महान काम कर रहे हैं, राइट। सो ये चीज उनको बहुत ज्यादा खुशी देती थी। दे वॉन्टेड टू हैव फन विथ हर, और यही रीजन है कि वो उसके साथ क्या करना चाहती थी, उसके मजे लेना चाहती थी, उसको एम्बैरस करके और उसकी पॉवर्टी का मजाक उड़ा के। ठीक है, यहाँ पर एक और भी चीज मैं ऐड कर रही हूँ, जैसे कि बोला है कि व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विथ हर मीन। ओके, सो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, सो इट मीन्स टू मेक हर embarrassed of her poverty। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वेंडा की पॉवर्टी के लिए उसका क्या करना, मजाक उड़ाना। ठीक है, टू इट मीन्स टू मेक हर एम्बैरेस्ड ऑफ हर पॉवर्टी। ठीक है, सो ये इसका एक एडिशन हो सकता है यहाँ पे, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हाट वे वाज वेंडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, किन तरीकों में, किन वेज में वेंडा जो थी वो बाकी सारे चिल्ड्रन से अलग थी यानी डिफरेंट थी। चलिए देखते हैं। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा कि वेंडा वाज ऑल अलोन। सबसे पहले तो वेंडा बिल्कुल अकेली थी, उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। वेंडा वाज ऑल अलोन एज शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, कोई भी उससे बात नहीं करता था, इवन वो भी किसी से बात नहीं करती थी। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, स्कूल भी वो अकेली आती थी और जाती भी अकेली थी, लेकिन बाकी सारे बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में स्कूल आते थे। शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, वो दूसरे बच्चों से अलग थी। क्यों थी? बिकॉज शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट फिट हर प्रॉपरली। सबसे पहले तो ये रीजन। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं कि वेंडा सबके लिए अलग थी, लेकिन जो उसके क्लासमेट्स थे, उसके फ्रेंड्स थे, उनको क्या लगती थी, वो अलग लगती थी। और दिस कुड बी द रीजन, ये हमारा एक रीजन हो जाएगा। और फर्स्ट एक और रीजन ये वाला हो जाएगा कि शी केम टू स्कूल एंड वेंट होम अलोन, ये भी हमारा एक रीजन हो जाएगा। तो दो रीजन यहाँ पर हो गए। ये रीजन क्या है कि यहाँ पर वो हमेशा ना एक ही जैसी ड्रेस पहनती थी, एक फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी, और ऐसी ड्रेस थी जो उसे फिट भी प्रॉपर नहीं होती थी। बाकी सारे बच्चे रोज नई नई ड्रेसेस पहन के आते थे, कलरफुल ड्रेसेस पहन के आते थे, डिजाइनर ड्रेसेस पहन के आते थे, लेकिन वेंडा सिर्फ एक ही ड्रेस पहनती थी और वो भी उसको फिट नहीं होती थी। तो दिस कुड बी अ रीजन। हर ड्रेस लुक्ड क्लीन बट वॉज नेवर आयरन प्रॉपरली, उसकी ड्रेस वैसे तो साफ सुथरी थी, लेकिन कभी भी आयरन प्रॉपर नहीं की होती थी। शी डिड नॉट टॉक टू एनीबॉडी, और दिस एक और भी यहाँ पर रीजन हो सकता है कि वो किसी से भी बात नहीं करती थी। ठीक है, ये इसके रीजन हो सकते हैं। ये तीन रीजन यहाँ पे दे दिए, एक रीजन मैं ऐड कर रही हूँ। ओके, सो वन रीजन कुड बी दैट हर नेम was difficult for others। ठीक है, उसका जो नाम था वेंडा पेट्रॉन्स्की, वो बाकी सबके लिए क्या था, डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस था या फिर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट था, राइट। सो इसीलिए लगता था उन्हें कि वेंडा क्या है, डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि उसका नाम भी इजी नहीं है। तो ये मैंने एक चीज ऐड की है। तो ये सारे रीजंस हो जाएंगे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बाकी सबको वेंडा क्या लगती थी, डिफरेंट लगती थी, अलग लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है दैट डिड वेंडा हैव 100 ड्रेसेस, व्हाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड। क्या वेंडा के पास में 100 ड्रेसेस थी
और आपको क्यों लगता है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, राइट? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा क्योंकि काफी बार एग्जाम में देखा गया है, राइट? सो नो, वेंडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस बिकॉज शी वाज पुअर। सबसे पहले तो वेंडा पुअर थी बिकॉज वो जिस जगह से आती थी वो भी काफी पुअर एरिया था, एंड प्लस वो एक ही ड्रेस हमेशा पहनकर आती थी, अच्छे शूज भी उसके पास नहीं थे, तो उससे हम कह सकते हैं दैट शी वाज पुअर, तो इसलिए उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं हो सकती थी। शी वोर द सेम फेडेड ब्लू ड्रेस टू स्कूल एवरी डे, वो हमेशा स्कूल वही सेम फेडेड ब्लू ड्रेस पहन के आती थी। शी इट लुक क्लीन बट वॉज नेवर आयरन प्रॉपरली, और उसकी ड्रेस जो वो पहन कर आती थी वो भी प्रॉपरली आयरन नहीं होती थी, पूरी मतलब प्रेस नहीं की हुई होती थी। She always said that she had 100 dresses to hide her inferiority complex and impress other girls so that they did not make fun of her again। और वो ऐसा इसलिए कहती थी जिससे वो अपना inferiority complex बोला जाता है एक ऐसा फीलिंग जिसमें आपको लगता है कि आप किसी दूसरे पर्सन से अलग हो या फिर उससे कम हो या फिर उससे ज्यादा बेकार हो, ठीक है? यानी उसको ऐसा लगता था कि बाकी सारे इतने अच्छी ड्रेसेस पहन के आते हैं, इतनी अच्छी फैमिलीज से हैं और सबके इतने सारे दोस्त हैं, सब इतने सुंदर दिखते हैं, और वो जो है वो उसे लगता था कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, वो पुअर है, सब उसका मजाक उड़ाएंगे, उसके पैर भी गंदे हैं। सो यहाँ पर वो अपनी इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को हाइड करने के लिए, अपनी इस इनसिक्योरिटी को हाइड करने के लिए और बाकी गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए कि जिससे वो इम्प्रेस हो जाए और उसका मजाक ना उड़ाएं, और इस वजह से वो ऐसा झूठ बोलती थी, ठीक है, कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, राइट? ये एक रीजन हो सकता है। एक और रीजन ये भी आप लिख सकते हैं, शी सेड शी हैड 100 ड्रेसेस बिकॉज शी ड्रू ऑल द ड्रेसेस इन द पीस ऑफ पेपर, सो शी सेड दैट ऑल द ड्रेसेस वर इन हर इमेजिनेशन, राइट? सो उसकी इमेजिनेशन में वो सारी ड्रेसेस थी, सारी डिजाइन थे, सारे कलर्स थे, तो मे बी उस वजह से भी उसने झूठ बोला हो, बट ये एक थोड़ी सी कम चांसेस हैं इसके सही होने के, बट ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका ये आंसर जो है एकदम ठीक होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज मेडी एम्बेरेस्ड बाय द क्वेश्चंस पेगी आस्क्ड वेंडा? मेडी उन सारे क्वेश्चन से एम्बेरेस्ड क्यों थी, उसे क्यों शर्मिंदा होना पड़ता था जो पेगी पूछती थी वेंडा से, राइट? Is she also like वेंडा और she is different? क्या वो वेंडा जैसी ही थी या फिर वो डिफरेंट थी, अलग थी, राइट? सो मेडी के बारे में जैसा अभी हमने पढ़ा कि मेडी कई बार चाहती थी कि वो पेगी को बोल पाए कि तुम उसका मजाक मत उड़ाया करो वेंडा का, लेकिन वो कभी नहीं बोल पाती थी, लेकिन उसे बहुत बुरा फील होता था जब वेंडा से इस तरह के सवाल किए जाते थे। और हमें ये बताना है कि क्या वो वेंडा जैसी थी, क्योंकि पुअर तो मेडी भी थी, या फिर वो डिफरेंट थी, ठीक है? चलिए देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं कि Maddie was embarrassed by the questions Peggy asked Wenda because she was poor herself. रीजन क्या था कि वो क्यों embarrassed होती थी, क्यों उसे बुरा लगता था जब वेंडा से ऐसे क्वेश्चन पूछते थे सारे लोग? क्योंकि वो खुद भी गरीब थी, मतलब मैडी भी गरीब थी। She usually wore old clothes which were handed down to her by someone else. वो ज्यादातर वही कपड़े पहनती थी जो किसी और ने उसे दिए होते थे, स्पेशली पेगी ने। She did not feel sorry for Wenda but worried that later everyone would start teasing her too. कि सबसे पहले उसे वेंडा के लिए बुरा फील नहीं हुआ, लेकिन उसे बाद में बहुत ज्यादा बुरा फील हुआ जब उसने ये सोचा कि वेंडा की जगह पर मैं भी हो सकती थी या लोग मेरा भी मजाक उड़ाएंगे, राइट? She thought she was different from Wenda in the sense that she would never claim that she had 100 dresses and did not live in Boggin Heights, ठीक है? अब वो वेंडा से किस तरह से अलग थी, क्योंकि पुअर तो दोनों थे, मैडी भी पुअर थी और वेंडा भी पुअर थी, लेकिन किस तरह से अलग थी मैडी कि मैडी बोल रही थी कि मैंने झूठ थोड़ी ना बोला कि मेरे पास 100 ड्रेसेस थी, कि यहाँ पर वेंडा ने क्लेम नहीं किया था दैट शी हैड 100 ड्रेसेस, यानी वेंडा की तरह उसने झूठ नहीं बोला था। और सबसे बड़ी बात कि वो बॉगिंग हाइट जहां पर सारे पॉलिश पीपल रहा करते थे, पुअर पीपल रहा करते थे, वहां वो नहीं रहती थी, राइट? सो ये दो चीजों की वजह से हम बोल सकते हैं कि वो वेंडा से अलग थी। She was not as poor as वेंडा, वो भली गरीब थी लेकिन इतनी गरीब नहीं थी जितनी वेंडा थी, क्योंकि भले उसके पास कपड़े कम थे लेकिन कुछ कपड़े तो थे, वेंडा के पास तो सिर्फ एक ही कपड़ा था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो गरीब थी बट वेंडा जितनी गरीब नहीं थी। Yet she was afraid that the others might mock her too. लेकिन उसको सबसे ज्यादा इस बात से डर लगता था और इसी वजह से वो पैगी को कन्फ्रंट नहीं कर पाती थी कि आप मजाक मत उड़ाओ वेंडा का, क्योंकि उसे लगता था कि बाकी सब भी उसकी पॉवर्टी का मजाक उड़ाएंगे, राइट? सो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई डिडंट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वेंडा, व्हाट वाज शी अफ्रेड ऑफ। मैडी ने पैगी को क्यों नहीं रोका वेंडा का मजाक उड़ाने के लिए, और वो किस बात से डर रही थी, राइट। सो ये आपको आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा दैट मैडी वाज हरसेल्फ डिड नॉट बिलोंग टू अ रिच बैकग्राउंड। मैडी खुद भी एक रिच बैकग्राउंड से नहीं थी, यानी पुअर थी वो भी। शी कुडंट आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वेंडा बिकॉज पैगी वाज हर बेस्ट फ्रेंड एंड शी हैड फेथ इन पैगी दैट शी वुड नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है कि वेंडा को परेशान करने से क्यों नहीं रोका मैडी ने पैगी को, तो उसका आंसर ये है कि वो पैगी को नहीं बोल सकती थी कि आप वेंडा को टीज मत करो, टीज मतलब परेशान करना, क्योंकि पैगी मैडी की बेस्ट फ्रेंड थी और उसे पूरा फेथ था, फेथ मतलब ट्रस्ट था पैगी पर कि पैगी कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकती है। पैगी नेवर इंसल्टेड एनीवन, पैगी ने कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं की थी इससे पहले, एंड नेवर डिड एनीथिंग दैट वुड हर्ट वंस फीलिंग, और कभी भी पैगी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे कि अगला पर्सन हर्ट हो जाए। तो इससे यहाँ पर मैडी को पूरा ट्रस्ट था पैगी पर कि वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकती, किसी को हर्ट नहीं कर सकती। तो दिस कुड बी द रीजन उसने नहीं रोका वेंडा का मजाक उड़ाने से, राइट। चलिए मैडी वॉज अफ्रेड ऑफ बींग लाफ्ड एट हर फॉर हर पुअर ड्रेसेस, और मैडी को ये डर था कि सब लोग उस पर हंसेंगे, उसकी पॉवर्टी का मजाक उड़ाएंगे और उसकी ड्रेसेस का मजाक उड़ाएंगे। यही सबसे बड़ा डर था जो मैडी को परेशान कर रहा था, और इसीलिए उसने पैगी को नहीं बोला कि आप वेंडा को परेशान मत करो, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट एंड व्हाई। मैडी को क्या लगता था कि जो कॉन्टेस्ट है, जो ड्राइंग और स्केचिंग कॉन्टेस्ट था, वो कौन जीतेगा और उसे ऐसा क्यों लगता था। तो इसका आंसर होगा दैट मैडी थॉट दैट पैगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। मैडी को लगता था कि पैगी ही ये कॉन्टेस्ट जीतेगी, बिकॉज पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स, बिकॉज पैगी बहुत अच्छी ड्राइंग करती थी, किसी और से बहुत ज्यादा अच्छी पैगी की ड्राइंग थी। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स फेस सो वेल दैट वन कैन टेल हु इट वाज। वो किसी मैगजीन में से किसी पर्सन का चेहरा या किसी फिल्म स्टार का चेहरा इतना अच्छे से बना सकती थी कि कोई भी बता देगा कि वो कौन पर्सन है, राइट। तो इसीलिए उसे लगता था कि पैगी ही ये कॉन्टेस्ट जीतेगी, लेकिन एंड में जीता कौन, जीता वेंडा, राइट, जिसने 100 ड्रेसेस स्केच की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, राइट। सो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट था वो किसने जीता, एंड हु व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, और विनर को क्या मिला, मतलब विनर ने क्या बनाया था, क्या ड्रॉ किया था, राइट। सो इसका आंसर हमें पता है कि इट वाज वेंडा हु वॉन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन। कौन जीता था, वेंडा पेट्रॉन्स की जीती थी। व्हेन द स्टूडेंट्स एंटर्ड द क्लासरूम इट वाज फुल ऑफ स्केचेस ऑफ ड्रेसेस। जब सारे स्टूडेंट्स उस क्लासरूम में आए, रूम नंबर 13 में आए, तो वहां पे पूरा रूम ड्रेसेस की स्केचेस से भरा हुआ था। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ ड्रेसेस ऑन द वॉल्स ऑफ द रूम, 100 ऑफ ड्रेसेस वहां पर थी। All the students wanted to know who made them. Wenda was appreciated by the judges and applauded by her fellow classmates. तो वेंडा ने क्या बनाया था, वेंडा ने वो 100 ड्रेसेस बनाई थी और वो विनर थी इस कॉन्टेस्ट की, एंड सारे जजेस ने, सारे स्टूडेंट्स ने अपलॉड किया, तालियां बजाई और बहुत ज्यादा प्रेज किया वेंडा की ड्रेसेस को, राइट। सो ये आपका आंसर हो जाएगा कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता था और क्या वेंडा ने बनाया था, राइट। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, एक्सप्लेनेशन आपने अच्छे से देखा है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, भले आपको क्वेश्चन बुक में से आए या फिर बुक के बाहर से आए, बस चैप्टर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। चलिए अब कुछ और हमारे एडिशनल क्वेश्चन हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में से ही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज वेंडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, हाउ डू दे ट्रीट हर, कि बाकी सारी लड़कियों को वेंडा किस तरह से डिफरेंट लगती थी, अलग लगती थी, एंड हाउ डू दे ट्रीट हर, और वो किस तरह से वेंडा को ट्रीट करते थे, राइट। चलिए तो पूरा चैप्टर ही वैसे इसी बारे में है कि किस तरह से वेंडा डिफरेंट थी और किस तरह से बाकी गर्ल्स उसे ट्रीट करती थी। सो वेंडा वाज पुअर एंड लोनली गर्ल, वेंडा एक पुअर और एक लोनली लड़की थी। शी वाज सीन डिफरेंटली बाय द अदर गर्ल्स, उसे सारी लड़कियां बहुत ही डिफरेंटली देखती थी, अलग देखती थी।
गर्ल्स यूज टू टीज हर बाय कॉमेंटिंग ऑन हर ड्रेस, गर्ल्स उसको बहुत ही टीज करती थी, परेशान करती थी, टीज मतलब छेड़ती थी, उसकी ड्रेस पर कमेंट करती थी, यानी बोलती तुम्हारी ड्रेस कैसी है, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, लाइक इस तरह से चीजें करती थी। वेंडा यूज टू सिट इन द कॉर्नर टू अवॉइड बीइंग लाफ्ड एट बिकॉज हर फीट वर कवर्ड इन ड्राई मड, और इसी के साथ में इस सारी चीजों की वजह से जो वेंडा थी वो बिल्कुल कॉर्नर में बैठती थी क्लास में, किसी से बात नहीं करती थी, और उसे यही डर रहता था कि कोई भी उसके गंदे पैर ना देख ले, उसके जो गंदगी लगी हुई है, डर्ट लगी हुई है उसके पैरों में, वो ना देख ले। तो ये सारी चीजों का जो इफेक्ट है वो वेंडा पर बहुत ही बुरी तरीके से पड़ा। उसे बस हमेशा यही डर रहता था कि कोई मेरा मजाक ना उड़ाए, कोई मुझ पर हंसे नहीं, राइट। और सारी लड़कियों को क्या लगता था कि वो अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। उसके रीजंस मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले उसकी ड्रेस बहुत ही पुअर थी, डर्टी थी, पुरानी थी, राइट। और दूसरा जो उसके बहुत जिस जगह से वो वहां जहां से आती थी वो काफी पुअर कॉलोनीज में से थी, पुअर एरियाज में से थी, वो बॉगिंग हाइट्स, राइट। उसके अलावा उसके पैर बहुत गंदे रहते थे, और दूसरा वो किसी से बात नहीं करती थी। और इसके साथ साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस वजह से वेंडा को सब अलग मानते थे, क्योंकि वो एक पॉलिश गर्ल थी और वो दूसरे कंट्री से माइग्रेट हुई थी। और उस टाइम जबकि ये पोएम है, मतलब जबकि ये कहानी लिखी हुई है, तब बहुत ज्यादा रेसिज्म, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका में चलता था। तो आई थिंक उनमें से ही ये एक स्टोरी है, राइट। और दूसरा वेंडा का नाम भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था बाकी सारे बच्चों के कंपैरिजन में, राइट। वेंडा पेट्रॉन्स्की ऐसा नाम किसी का भी नहीं था, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ डज वेंडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम। वेंडा को ये जो ड्रेसेस गेम था, यानी बार बार पूछना कि वेंडा के पास कितनी सारी ड्रेसेस हैं, कितने शूज हैं, कितने पर्सेस हैं, कितनी हैट्स हैं, इस गेम के बारे में वेंडा को कैसा फील होता था। व्हाई डज शी से दैट शी हैज 100 ड्रेसेस, और उसने ऐसा क्यों बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, राइट। सो वेंडा डिड नॉट शो एनी फीलिंग्स रिगार्डिंग ड्रेसेस गेम, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर वेंडा जब इस चीज का आंसर कर रही थी कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, उसके फेस पर कोई फीलिंग नहीं थी, यानी कोई कुछ भी फील नहीं कर रही थी वो, ना उसे एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, ना ही वो बहुत ज्यादा खुश थी, राइट। शी डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस इन हर क्लोजेट, उसके पास में 100 ड्रेसेस नहीं थी उसके क्लोजेट में, फिर भी उसने क्या बोला कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। She could not afford new dresses as her family was poor, और वो नई ड्रेसेस नहीं अफोर्ड कर सकती थी, अफोर्ड मतलब खरीद नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी फैमिली कैसी थी, पुअर थी, क्योंकि वो उस एरिया में रहती थी जहाँ पे पुअर पीपल रहते थे। This could be one of the reasons why her family left the place and moved to the city, और यही एक रीजन हो सकता है कि उसकी फैमिली सिटी में आकर रही, सब अर्बन एरिया में आकर रही, बॉगिंग हाइट्स में आकर रही दूसरी जगह से, क्योंकि वो लोग गरीब थे और उन्हें फूड और वर्क की तलाश थी। वेंडा was a girl who was very poor, और वेंडा बहुत पुअर थी। She lived in Bogging Heights, which was far away. Her feet were dirty as she walked down to school. She wanted attention of her friends, so she felt very happy whenever she told her friend that she had 100 dresses without realizing that they were making fun of her. ठीक है, यहाँ पर बहुत ही इनोसेंट सी लड़की है एक वेंडा, बहुत ही गरीब लड़की है, और वो बॉगिंग हाइट्स रहती थी, तो इस वजह से सब उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन उसने क्यों झूठ बोला, ये हमारा क्वेश्चन है कि उसने क्यों झूठ बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। क्योंकि जब भी उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती थी या फिर उसके क्लासमेट्स उससे पूछते थे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो बड़ी खुशी से वो बताती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, क्योंकि वो जो हंड्रेड्स ऑफ ड्रेसेस थी वो उसके माइंड में चलती थी, उसके इमेजिनेशन में रहती थी, और इसीलिए उसने बोला कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, और ये बताते हुए उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। लेकिन उसे ये चीज नहीं पता थी कि उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसके जो क्लासमेट्स हैं, वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो उसे प्रेज नहीं कर रहे हैं 100 ड्रेसेस के लिए, ना ही वो इस बात पे कन्विंस हो रहे हैं, ना ही इस बात को मान रहे हैं कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। लेकिन वेंडा को ये बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। उसे ये लगता था अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग। मैडी क्यों वहां पर चुपचाप खड़ी रही जब वेंडा का मजाक उड़ाया जा रहा था, और उसने कुछ भी क्यों नहीं किया। हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम पैगी, और वो पैगी से किस तरह से अलग थी। वाज पैगीज फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट टू मैडी, व्हाई। अब आपको बताना है लास्ट में कि क्या पैगी की फ्रेंडशिप, यानी पैगी और मैडी की जो फ्रेंडशिप थी वो मैडी के लिए इंपॉर्टेंट थी, क्यों इंपॉर्टेंट थी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें एक ही उसमें आंसर करने हैं। चलिए
सबसे पहले हम क्या बोलने वाले हैं कि कब सबसे पहले ये आंसर करना है कि मैडी वहां क्यों चुपचाप खड़ी रही, क्यों मैडी ने कुछ भी नहीं किया. So Maddie always stood by and never did anything as she was afraid that if she did, she would be the next target of the children. मैडी ने कुछ भी इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे ये डर था कि अगर वो कुछ बोली और कोई भी नाराज हो गया तो उनका नेक्स्ट टारगेट, टारगेट का मतलब होता है जिसको परेशान किया जा सके, तो नेक्स्ट टारगेट कौन होगा, मैडी ही होगी. तो उसे ये डर था कि कहीं लोग उसका भी मजाक ना उड़ाए, इसीलिए वो चुपचाप खड़ी रही. She herself was poor and therefore felt that she spoke against the others, they would target her next. वो खुद भी गरीब थी और वेंडा भी गरीब थी, तो जब वेंडा का मजाक उड़ाया जा रहा था तो उसे ऐसा लगता था कि मैं खुद भी गरीब हूँ और अगर मैं भी बीच में बोली तो बाकी के लोग मुझे टारगेट करेंगे, यानी मुझे भी बोल सकते हैं, मेरा भी मजाक उड़ाया जा सकता है. ठीक है. Unlike her, Peggy was a rich girl. अब यहाँ पर हमें क्या आंसर करना है कि किस तरह से, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से देंगे कि पैगी जो थी वो किस तरह से अलग थी मैडी से. सबसे पहले तो मैडी और पैगी वैसे तो सेम माइंडसेट की गर्ल्स थी, लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो पैगी वाज अ रिच गर्ल. पैगी कैसी थी, बहुत ही अमीर लड़की थी, जबकि मैडी जो थी वो पुअर गर्ल थी. This was also the reason why Maddie could think from Wenda's point of view, but Peggy could not. ठीक है, और यही एक रीजन था कि मैडी वेंडा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकती थी. वो सोच सकती थी अगर कोई मेरा भी मजाक उड़ाए इस तरह से तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन पैगी ये नहीं सोच सकती थी क्योंकि पैगी बहुत ही रिच गर्ल थी, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी और उसे ये बिल्कुल भी नहीं रियलाइज था कि अगर मैं वेंडा की जगह होती तो मुझे कितना बुरा लगता. राइट. मैडी वाज, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले मैडी फील कर सकती थी वेंडा की प्लेस को, वेंडा के शूज में जाकर वो देख सकती थी कि किस तरह से बुरा फील होता है, लेकिन ये चीज पैगी नहीं कर सकती थी क्योंकि पैगी रिच गर्ल थी. तो इस वे में हम बोल सकते हैं कि जो मैडी और पैगी थी वो अलग अलग माइंडसेट की लड़कियां थी. मैडी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, लेकिन मैडी जो थी वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी. इट सीम्ड इफ शी वॉज इन ऑ ऑफ पैगी, और ऐसा लगता था कि वो पैगी की ऑ में है. ऑ में मतलब होता है कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, तो यहाँ पे मतलब है कि मैडी को पैगी बहुत अच्छी लगती थी. शी एडमायर्ड हर क्वाइट अ लॉट एज शी सेड दैट पैगी वॉज द मोस्ट लाइक गर्ल इन द रूम. राइट. और वो बहुत ज्यादा उसे क्या करती थी, एडमायर करती थी. एडमायर करना यानी किसी को पसंद करना, किसी को प्रेज करना. राइट. और जब मैडी ने ये बोला कि पैगी इज द मोस्ट लाइक गर्ल इन द रूम, यानी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लड़की है, तो इससे ये पता चलता है कि वो कितना ज्यादा पसंद करती थी पैगी को. दैट शी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स, और उसने जब ये भी बोला कि वो सबसे अच्छी ड्राइंग करती है, स्कूल में सबसे बेस्ट ड्राइंग कौन करता है, पैगी करती है. तो जब ये सारी चीजें मैडी ने की और बोली तो उससे हमें पता चलता है कि जो पैगी की फ्रेंडशिप थी वो मैडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. तो ये हो गया जो हमारा थर्ड पार्ट था क्वेश्चन का, उसका आंसर था She did not have the courage to go against her, और यही रीजन था क्योंकि उसकी फ्रेंडशिप इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मैडी के लिए, इसीलिए वो कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं गई. अगेंस्ट नहीं मतलब उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोला, उसने कभी भी उसको कन्फ्रंट नहीं किया कि आप वेंडा का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं हमारी फ्रेंडशिप ना खराब हो जाए, कहीं लोग मेरा भी मजाक ना उड़ाए, इसीलिए मैडी ने कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप खड़ी रही. राइट. लेकिन हो सकता है अगर वेंडा को वो उस टाइम बोल देती, वेंडा को सॉरी बोल देती, या फिर पैगी को ये बोल देती कि आप इसका मजाक मत उड़ाओ, उसे जाने दो, सो हो सकता था आज सिनेरियो कुछ डिफरेंट होता. बट नेक्स्ट चैप्टर में ना, यानी चैप्टर 6 में हम ये देखेंगे कि आगे मैडी और पैगी क्या करती हैं और किस तरह से, क्या वेंडा वापस स्कूल आ पाएगी या नहीं. तो नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो चैप्टर 6 में हम समझेंगे. चलिए अभी जब तक जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी बुक में से कि व्हाट डज मिस मेसन थिंक ऑफ वेंडाज ड्राइंग. वेंडा की ड्राइंग के बारे में मिस मेसन का, यानी जो उनकी क्लास टीचर थी, उनका क्या सोचना था. What do the children think of them, और बच्चों का क्या सोचना था. How do you know, और ये आपको कैसे पता चला. ओके चलिए इसका आंसर देखते हैं कि मिस मेसन अप्रिशिएटेड द पेंटिंग ऑफ वेंडा. मिस मेसन ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया वेंडा की पेंटिंग्स को. She was impressed at the creativity of a girl because she had painted 100 paintings which were in wide range of variety. Right. बहुत ज्यादा वो उन्होंने क्या किया, प्रेज किया
वेंडा की पेंटिंग्स को, क्योंकि एक लड़की ने हंड्रेड्स ऑफ ड्रेसेस बनाई थी और सारी की सारी डिफरेंट वैरायटी की थी। वैरायटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स थी उनमें, उनमें डिफरेंट कलर्स थे और कोई भी ड्रेस एक जैसी नहीं थी। यानी इतनी सारी जो इमेजिनेशन थी, जो इतनी अच्छी इमेजिनेशन थी वेंडा की, उसको बहुत ज्यादा प्रेज किया मिसेस मेसन ने। द चिल्ड्रन ऑल्सो एडमायर्ड द ड्रॉइंग्स, और जो बच्चे थे क्लासमेट्स से जितने भी वेंडा के, उन्होंने भी बहुत ज्यादा एडमायर किया उसकी ड्राइंग्स को। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, सारे लोग रुक गए, ड्राइंग देखने लगे, विसल करने लगे, सीटी बजाने लगे, मर्मर्स करने लगे, यानी तारीफ में ऐसे बोलने लगे, वाओ ये कितना अच्छा है, राइट। After Miss Mason had announced that Wenda was the winner, they burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on floor and whistle. और जैसे ही मिस मेसन ने अनाउंस किया कि वेंडा इज द विनर, वेंडा इस कंपटीशन की विनर है गर्ल्स में से, तो सारे के सारे लोग एकदम तालियां बजाने लग गए और बॉयज भी वहां पर अपने पैरों पर कूदने लग गए, राइट। सो इस तरह से मिस मेसन और जो चिल्ड्रन थे उन्होंने प्रेज किया वेंडा की ड्राइंग्स को। Also, just as Peggy and Maggie entered the room, they stopped short and gasped. और जैसे ही मैडी और पेगी रूम में आए, वो एकदम गास्प यानी एकदम शॉक्ड रह गए, सरप्राइज रह गए। लेटर दे रिकॉग्नाइज्ड द डिजाइन्स एज दोज व्हिच वेंडा हैड डिस्क्राइब्ड टू देम एंड इन द एंड पेगी एक्सक्लेम्ड एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। ये सारी चीजें, मतलब वो सारी ड्राइंग्स देखने के बाद में वेंडा और पेगी क्या रह गए, बिल्कुल शॉक रह गए और वो याद करने लगे कि किस तरह से वेंडा अपनी ड्रेसेस के बारे में बताती थी और ये वही ड्राइंग्स हैं, राइट। और फिर उसके बाद में पेगी बोलती है कि एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, दैट वाज द लास्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर। कि और पेगी ने बोला कि और मुझे लगता था कि मैं अच्छी ड्राइंग कर सकती हूँ, यानी वो प्रेज कर रही है किसको, वेंडा को, कि वेंडा बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकती है। दिस शोज दैट शी ऑल्सो रियलाइज्ड हाउ गुड वेंडा's ड्राइंग वर। और इससे ये पता चलता है कि वो खुद से भी अच्छी ड्राइंग्स किसकी बता रही है, वेंडा की बता रही है। तो इससे ये पता चलता है कि बहुत ज्यादा उसे पसंद थी वेंडा's की ड्राइंग। और इवन सारे बच्चों को और मिस मेसन को, सारे जजेस को, सबको वेंडा की जो ड्राइंग्स थी वो बहुत पसंद आई थी। लेकिन अब ये सवाल आता है कि वेंडा आखिर है कहाँ, इतने टाइम से वो स्कूल क्यों नहीं आई। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 6, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आगे क्या होगा, राइट। तो वो चैप्टर तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि वेंडा कहाँ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी चैप्टर की ग्रामर पोर्शन और फिर हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 6 में, जहां पर हमें ये जो रिवील होगा, ये मिस्ट्री जो है ये रिवील होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका चैप्टर 100 ड्रेसेस, राइट। इस चैप्टर के आज जो ग्रामर पोर्शन बच गया था वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चैप्टर हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, सारे क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं और जो ग्रामर पोर्शन है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर पूरा कोर्स आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे बहुत सारी हम वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाले हैं, वो आपसे मिस ना हो, राइट। चलिए जी, तो ये फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक में से है, राइट। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिकली आपको 2 सेंटेंसेस दे रखे हैं, उन सेंटेंसेस को आपको जोड़ना है। अब 2 सेंटेंसेस को हम कैसे ऐड करते हैं, या तो कंजक्शन के थ्रू या फिर रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू, राइट। सो कंजंक्शन होगा हमारे पास, या तो गिवन होगा या फिर रिलेटिव प्रोनाउन, राइट। अभी जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि कंबाइन द फॉलोइंग टू मेक सेंटेंसेस, राइट। सेंटेंसेस बनाना है। अब ये पहला जो है ना, ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। दिस इज द बस, ये बस है, राइट। अब यहाँ पर ना ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है कि हम इस सेंटेंस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि व्हाट काइंड ऑफ बस, कि दिस इज द बस, व्हाट काइंड ऑफ बस। अब आप पूछेंगे कि कौन सी बस है ये। इट गोज टू आगरा। अब देखिए ये जो बस है ना, इसके बारे में हमें मोर इन्फॉर्मेशन दी हुई है और वो मोर इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये बस जाती है आगरा को, राइट। सो अब हमें ये जो दोनों सेंटेंस है, राइट, दिस इज द बस, ये हमारा पहला सेंटेंस, इट गोज टू आगरा ये हमारा सेकंड सेंटेंस, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड हम करेंगे या तो विच से या फिर दैट से। दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। जब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, मैंने बोला ना एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी ऐसी है कि जो कि बहुत ही नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, राइट, यानी उसके बिना वो सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता, तब हम यूज करेंगे दैट। लेकिन अगर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो एसेंशियल नहीं है, नेसेसरी नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन ना हो तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है,
तब हम विच यूज करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस को दोनों को ध्यान से देखेंगे तो दिस इज द बस, ये वो बस है जो जाती है आगरा को, यानी ये इंफॉर्मेशन कैसी है, एसेंशियल है, नेसेसरी है। इसीलिए मैं इस सेंटेंस को किससे ऐड करने वाली हूं, दैट से। अब मेरे साथ साथ में लिखिए कि दिस इज द बस दैट गोज टू आगरा, ये वो बस है जो कि कहां जाती है, आगरा जाती है। सो दिस इज द बस दैट गोज टू आगरा, राइट। सो फर्स्ट हमारा हो गया सेंटेंस। चलिए जी आगे देखते हैं। आई वुड लाइक टू बाय अ शर्ट, मैं एक शर्ट खरीदना चाहता हूं। अब विच शर्ट, कौन सी शर्ट खरीदना चाहते हो, द शर्ट इज इन द शॉप विंडो, और वो शर्ट कहाँ है, शॉप की विंडो में है, यानी बाहर जो डिस्प्ले में लगी होती है ना वहां पर रखी है, राइट। अब देखिए, अब मुझे बताइए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये नेसेसरी है या नहीं है, यानी ये शर्ट की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई गई है ये नेसेसरी है या अननेसेसरी है। देखिए, वो पर्सन एक शर्ट खरीदना चाहता है और वो शर्ट स्पेसिफिकली कौन सी शर्ट है जो बाहर विंडो पे पड़ी है, यानी एक एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है। जब तक वो बता ही नहीं पाएगा कि कौन सी शर्ट, तब तक वो शर्ट नहीं खरीद पाएगा। तो इसीलिए अगेन इसको हम किससे ऐड करेंगे, दैट से। तो हम इसको कैसे करने वाले हैं कि आई वुड लाइक टू बाय अ शर्ट दैट इज इन द शॉप विंडो। ओके, सो हमने दैट से क्या कर दिया, ऐड कर दिया हमारे दोनों सेंटेंस को कि आई वुड लाइक टू बाय अ शर्ट दैट इज इन द शॉप विंडो, जो कि कहाँ है, शॉप विंडो पर है, राइट। चलिए जी अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेंटेंस पर। सो यू मस्ट ब्रेक योर फास्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम, कि आपको अपना जो फास्ट है ना वो एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अब वो टाइम कौन सा है, व्हेन, कौन सा टाइम, यू सी द मून इन द स्काई, जब आप आसमान में मून देखोगे, चांद देखोगे, राइट। अब इसको यूज कैसे करना है हमें, व्हेन से, राइट। सो जब व्हेन हम यूज कर रहे हैं ना तो हम ये चीज नहीं लिख सकते कि अ पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि व्हेन भी तो वही बता रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं इस सेंटेंस को एक बार जोड़ती हूँ, आप मुझे बताइएगा वो सही है या नहीं। यू मस्ट ब्रेक योर फास्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम व्हेन यू सी द मून इन द स्काई। अब ये जो व्हेन यू सी द मून इन द स्काई है ना, यही हमारा पर्टिकुलर टाइम है, यही क्या है, हमारा पर्टिकुलर टाइम है। तो जब मैं बता ही रही हूं पर्टिकुलर टाइम, तो मैं लिखूंगी क्यों पर्टिकुलर टाइम, राइट। जब मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सा पर्टिकुलर टाइम, तो मुझे पर्टिकुलर टाइम वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं कैसे लिखूंगी इसको कि यू मस्ट ब्रेक योर फास्ट when you see the moon in the sky, ठीक है। हम कैसे करने वाले हैं, वापस से मैं आपको शो कर देती हूँ इसको, कि आपको जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना वो सेंटेंस ऐड करना है कि you must break your fast, full stop, right। फिर आप यूज करेंगे when, कि you must break your fast when you see the moon in the sky, आपको अपना व्रत खोलना है जब आप आसमान में मून को देखोगे, राइट। सो यू मस्ट ब्रेक योर फास्ट when you see the moon in the sky, okay। so at a particular time ये हट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी जगह पर when आ गया, ओके। चलिए जी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। find a word, एक वर्ड ढूंढो, एक वर्ड निकालो या एक वर्ड को ढूंढ के लाओ। अब कैसा वर्ड, what kind of word, कैसा वर्ड, इट बिगिंस विद द लेटर जेड, ये किससे शुरू होना चाहिए, लेटर जेड के साथ। आपको किससे ऐड करना है, या तो विच से या फिर दैट से, ओके। अब देखिए यहां पर हमें या तो विच यूज करना है या दैट यूज करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि विच यूज होता है जब इंफॉर्मेशन हमारे लिए, जो आगे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो इनएसेंशियल है, यानी ज्यादा जरूरी नहीं है। दैट यूज होता है जब बहुत ही ज्यादा एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, ओके। सो अब अभी अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो फाइंड अ वर्ड, अब कैसा वर्ड ढूंढना है ये इंफॉर्मेशन हमें देना जरूरी है, राइट। सो इसीलिए हम दैट का यूज करेंगे। अब हम सेंटेंस कैसे हो जाएगा, फाइंड अ वर्ड दैट, इट हट जाएगा क्योंकि हम वर्ड की ही बात कर रहे हैं। फाइंड अ वर्ड दैट बिगिंस विद द लेटर जेड, वो वर्ड ढूंढिए जो कि लेटर जेड से शुरू होता है, राइट। सो फाइंड अ वर्ड दैट बिगिंस विद द लेटर जेड, ओके। चलिए जी लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं हमारे सेंटेंस की तरफ, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5, अब ये अगेन उससे ही रिलेटेड है थोड़ा, कि नाउ फाइंड अ पर्सन, अब ऐसा पर्सन ढूंढिए, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, किस तरह का पर्सन, हिज और हर नेम बिगिंस विद द लेटर जेड, जिसका नाम किससे शुरू होता है, जेड से।
अब आपको यहाँ पर क्या है, किससे ऐड करना है ये दोनों सेंटेंस, हुज से, क्योंकि ये पोजेशन बता रहा है। हुज क्या बताता है, पोजेशन, कि उसका, किसका, राइट। सो नाउ फाइंड अ पर्सन हुज, हिज और हर हट जाएगा। सो नाउ फाइंड अ पर्सन हुज नेम बिगिंस विथ लेटर जेड, जिसका नाम लेटर जेड से शुरू होता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, देन गो टू अ प्लेस, अब जाओ ऐसी जगह पर। व्हाट प्लेस, कौन से प्लेस, देयर आर नो पीपल हुज नेम बिगिंस विथ जेड इन दैट प्लेस। अब ऐसी जगह पर जाओ जहां पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसका नाम जेड से शुरू होता हो। इसको किससे ऐड करना है, वेयर। अब इसको एक बार हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब जाओ ऐसी जगह जहां ऐसा कोई ना हो जिसका नाम जेड से शुरू होता हो। तो जाओ जहां, जहां, राइट। सो जाओ वहां जहां नहीं होता हो कोई भी जेड से स्टार्ट होने वाला पर्सन, राइट। तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे, देन गो टू अ प्लेस where there are no people whose name begins with Z in that place। कि अब जाओ ऐसी जगह जहां, यानी now go to a place जहां, वहां, हम ऐसे ही बोलते हैं ना हिंदी में, कि अब जाओ ऐसी जगह जहां वहां कोई ना हो जिसका नाम Z से शुरू होता हो। सो नाउ गो टू अ प्लेस वेयर देयर आर नो पीपल हुज नेम बिगिंस विद Z इन दैट प्लेस, राइट। सो ये हमारे क्वेश्चंस थे, हमने बहुत ही इजीली इनको ऐड कर लिया। सब नोट डाउन कर लेना और कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इजीली सॉल्व कर लेना, राइट। चलिए इसकी डिटेल में भी हम आगे चल के बात करेंगे। चलिए जी, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नैरेटिव वॉइस। नैरेटिव वॉइस क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। नैरेटिव वॉइस इज द पर्सपेक्टिव the story is told from. The writer chooses a narrative voice carefully as it can have an important effect on the story and the reader's response। अब क्या होता है कि जब भी कोई राइटर स्टोरी लिख रहा है ना, राइट, वहां पर वो कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव डालता है, ऐसी चीजें डालता है जो कि राइटर के खुद की नहीं होती बल्कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के माइंड से होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कोई स्टोरी सुनाई, राइट। स्टोरी में एक लड़की बोलती है कि मुझे रेड कलर की ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती हैं, राइट। अब एक लड़की है, हम बोल रहे हैं कि उसे रेड कलर की ड्रेसेस बहुत पसंद है, राइट। अब ये राइटर किस पर्सपेक्टिव से बोल रहा है, एक तो होता है राइटर खुद के जजमेंट से बोल रहा हो कि नहीं इसको रेड कलर की ड्रेसेस पसंद है, या फिर राइटर किसी का पर्सपेक्टिव कि उसकी मदर को लगता है कि उसे रेड कलर की ड्रेसेस बहुत पसंद है। यानी राइटर ने क्या दिया, नैरेटिव वॉइस दिया उसकी मदर को और उसका नाम लेके लिखा कि उसे रेड कलर की ड्रेसेस पसंद है। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल देखेंगे, राइट, जो कि हमारा यही मेन क्वेश्चन है। Here are two other sentences from the story। इसी स्टोरी से दो और sentences हैं। Can you say whose point of view the italicized word express? So ये जो words हैं ना जो अंडरलाइन किए हुए हैं, ये आपको बताना है कि ये किसका पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं, ठीक है। But on Wednesday, Peggy and Maddie, अब Peggy and Maddie के बारे में कोई बात हो रही है, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wenda wasn't there। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पैगी और मैडी, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन बताई जा रही है कि पैगी और मैडी कहाँ बैठा करते थे, आगे बैठा करते थे उन बच्चों के साथ में जिनके मार्क्स अच्छे आते थे, और वो बहुत सारी मिट्टी साथ में नहीं लेकर आते थे। अब उस क्लास में आगे की तरफ बैठना उन बच्चों के साथ में जो ज्यादा मिट्टी नहीं लेके आते थे, जिनके पैर जो थे गंदे नहीं रहते थे, ये किसका थॉट है? क्या ये राइटर का थॉट है? क्या राइटर ने बिल्ड किया है कैरेक्टर? नहीं, ये थॉट है पैगी एंड मैडी का। तो राइटर क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आवाज दे रहा है पैगी एंड मैडी को, कि पैगी एंड मैडी को लगता था कि अगर हम आगे बैठेंगे, अगर हम ऐसे बच्चों के साथ बैठेंगे जो बहुत अच्छे मार्क्स करते हैं, लेकर आते हैं, तो हम भी उनके जैसे बन जाएंगे, हमारा भी कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, राइट। सो ये जो इटैलिसाइड वर्ड है ये बेसिकली किसके वर्ड्स हैं, किसका पर्सपेक्टिव है, पैगी एंड मैडी खुद का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वेंडा पेट्रोन्स्की, most of the children in room 13 didn't have name like that। वेंडा पेट्रोन्स्की, ऐसा नाम स्कूल में ज्यादातर बच्चों का नहीं था। They had names easy to say, उनके नाम काफी इजी थे, like थॉमस स्मिथ एलन, जैसे थॉमस स्मिथ एलन, राइट। अब ये जो पर्सपेक्टिव है ये किसका है, किसको लगता था कि वेंडा का जो नाम है अजीब है? देखिए वेंडा पेट्रोन्स्की, वेंडा को तो लगेगा नहीं डेफिनेटली उसका नाम अजीब है,
अब यहाँ पर हमने जब चैप्टर पढ़ा था हमने उसमें देखा था कि स्कूल के सारे बच्चों को लगता था कि वेंडा का नाम अजीब है, लेकिन पैगी और मैडी को ऐसा नहीं लगता था, राइट। ये हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें भी डिटेल से आएगा कि पैगी और मैडी को कभी भी उसका नाम अजीब नहीं लगता था, बल्कि किसको लगता था, क्लास के दूसरे बच्चों को। तो ये किसका नैरेटिव वॉइस है, क्लास के सारे बच्चों का, वेंडा के क्लासमेट्स का। आप बोल सकते हो कि दिस इज द नैरेटिव वॉइस ऑफ all the students of class in which Wenda used to study except Maggie and Peggy, right? तो मैडी और पैगी के अलावा सारे बच्चों का ये पर्सपेक्टिव था कि वेंडा का नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, राइट। ओके दी, तो ये जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, ये किसका पर्सपेक्टिव था, पैगी और मैडी का। जो सेकंड वाला है इट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर चिल्ड्रन ऑफ वेंडास क्लास एक्सक्लूडिंग पैगी एंड मैडी। पैगी और मैडी को छोड़ के सारे बच्चों को लगता था कि वेंडा का नाम क्या है, बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये जो आपका सेंटेंस है ना ये आपका एडवर्ब पर है। अब एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब यानी वो वर्ड्स जो किसी वर्ब को, वर्ब मतलब कोई एक्शन वर्ड, किसी एक्शन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, राइट। जैसे कोई पर्सन बहुत दौड़ रहा है, रन कर रहा है, राइट। तो ये रन करना क्या हो गया, एक एक्शन हो गया, एक वर्ब हो गई। तो अब वो कैसे रन कर रहा है, जैसे बहुत ही रैपिडली रन कर रहा है यानी बहुत तेज से भाग रहा है, राइट। बहुत ही स्लोली रन कर रहा है यानी बहुत ही धीरे से भाग रहा है। तो ये जो मैंने आपको वर्ड बताया रैपिडली, ओके, या फिर स्लोली, ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, रन को। रन क्या है, वर्ब। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, एडवर्ब हो गए, ठीक है। सो एडवर्ब क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो कि किसी वर्ब को की क्वालिटी बताते हैं, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन बताते हैं, राइट। अब देखते हैं एडवर्ब जैसे अपेरेंटली, अपेरेंटली का मतलब होता है शायद, हो सकता है नहीं भी हो, राइट। तो कोई चीज हो रही है बट यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, अपेरेंटली, शायद। एविडेंटली, एविडेंटली का मतलब है कि एविडेंस के अकॉर्डिंग, कि हम नहीं कह रहे हैं लेकिन जो एविडेंस मिले हैं, जो प्रूफ्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम हो रहा है, राइट। नेक्स्ट है सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली मतलब काफी शॉक से ये चीज हो रही है, यानी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट स्टिल वो चीज हुई। पॉसिबली, पॉसिबली मतलब शायद, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है किसी चीज की तब वो कोई काम हो रहा है। होपफुली, होपफुली मतलब वी विश, होपफुली ये काम हो जाए, राइट। होपफुली हम पास हो जाएं, राइट। तो हमारा पास होना वर्ब हो गई, होपफुली यानी हम एक होप शो कर रहे हैं। इनक्रेडिबली, इनक्रेडिबली मतलब अतुल्य, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता, कि हिज हैंडराइटिंग इज इनक्रेडिबली परफेक्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ही इज रनिंग इनक्रेडिबली, यानी जिस तरह से वो भाग रहा है वैसा कोई नहीं भाग सकता, ठीक है। लकीली, लकीली मतलब बाय द लक, लक के अकॉर्डिंग, बाय गॉड्स ग्रेस वो काम हो गया, राइट। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, सेंटेंसेस हैं, उनमें हमें क्या फिल करना है, हमारे एडवर्ब्स फिल करने हैं, ओके। ऑलरेडी मैंने आपके लिए फिल कर दी हैं, जो रेड वाले मार्क्स हैं ये हमारे एडवर्ब्स हैं। एक एक को समझते हैं। फर्स्ट है सरप्राइजिंगली ही फिनिश्ड हिज वर्क ऑन टाइम, कि सरप्राइजिंगली यानी हमें बिलीव नहीं था, हमें उस चीज पर ट्रस्ट नहीं था कि वो अपना टाइम पर कंप्लीट कर लेगा, लेकिन उसने कर लिया, तो इस वजह से हम क्या हो गए, सरप्राइज हो गए। तो सरप्राइजिंगली ही फिनिश्ड हिज वर्क ऑन टाइम, सरप्राइजिंगली, शॉकिंगली उसने अपना काम समय पर कर लिया। नेक्स्ट है होपफुली इट विल नॉट रेन ऑन द डे ऑफ द मैच, कि होपफुली हम आशा करते हैं, हम विश करते हैं कि मैच वाले दिन बारिश ना हो, ओके। काफी अच्छा, होपफुली मतलब किसी चीज की होप पर कर रहे हैं, तो बारिश का ना होना, इस पर क्या एडवर्ब लगाया है हमने, होपफुली मतलब हम विश कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, he had been stealing money from his employer, वो अपने एम्प्लॉयर से यानी जिसके यहाँ वो काम करता है, अपने बॉस से पैसा चुरा रहा है। अब हम इस चीज के बारे में श्योर नहीं है तो हम लगाएंगे पॉसिबली, कि हो सकता है, हमें पता नहीं है, हम श्योर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो अपने एम्प्लॉयर से पैसा चुरा रहा हो। नेक्स्ट है टेलीविजन इज एविडेंटली ब्लेम फॉर द इंक्रीज इन वायलेंस इन द सोसाइटी, कि टेलीविजन जो है वो सोसाइटी में वायलेंस यानी लड़ाई झगड़ा बढ़ने का कारण हो चुका है। अब ये चीज हम तब बोल पाएंगे जब हमारे पास एविडेंस है, यानी दिखाई दे रहा है हमें, तो टीवी की वजह से घर में वायलेंस बढ़ रहा है, राइट, लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, तो ये क्या है, एविडेंटली है, यानी दिखाई दे रहा है हमें सारे प्रूफ्स के साथ, ओके। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, द चिल्ड्रन विल
होपफुली लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, कि जो बच्चे हैं वो अपनी गलतियों से सीखेंगे। अब अगेन हमने होपफुली लगाया है क्योंकि हम विश कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे अपनी गलतियों से सीखें, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई कांट पॉसिबली लेंड यू दैट मच मनी, कि पॉसिबल नहीं है, यानी इस चीज की पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूं। हो सकता है कभी मेरे पास आएंगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबल मतलब उस चीज की प्रोबेबिलिटी कम है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, द थीफ हैड apparently been watching the house for many days, घर में चोरी हो गई। हम बोल रहे हैं कि हो सकता है शायद ये जो चोर था जिसने चोरी की वो काफी टाइम से घर पर नजर रख रहा था। हम श्योर नहीं है, हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, इसलिए हमने apparently यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द थीफ लकीली escaped by bribing the jailer, जो थीफ था वो लकीली उसने ब्राइब कर दिया, यानी रिश्वत दे दी जेलर को और वहां से भाग गया। तो लकीली मतलब वो लकी रहा कि जो जेलर था उसने ब्राइब ले ली और वहां से भाग गया। नेक्स्ट है, इनक्रेडिबली नो वन हैड सजेस्टेड दिस बिफोर, यहाँ पर बोल रहे हैं किसी ने कोई आइडिया दिया, बॉस को बहुत पसंद आया, तो बॉस कह रहा है इनक्रेडिबली नो वन हैड सजेस्टेड दिस बिफोर, कि ऐसा कभी नहीं हुआ या फिर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ये जो आइडिया है ये मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। तो इनक्रेडिबली मतलब ऐसी चीज जो पहले कभी ना हुई हो, या फिर बहुत ही पॉजिटिव सेंस भी हो सकता है इसका, कि मतलब ऐसी चीज जिसका कोई कंपेरिजन ना हो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द वाटर वॉज इनक्रेडिबली हॉट, जो वाटर था वो बहुत हॉट था, और इनक्रेडिबली यानी इससे हॉट कुछ भी नहीं हो सकता, इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो सकता। तो वाटर क्या था, बहुत ज्यादा हॉट था, बहुत ज्यादा गर्म था, राइट। सो ये हो गए हमारे कुछ एडवर्ब्स, राइट। एडवर्ब्स काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, एडवर्ब से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते भी हैं एग्जाम में। सो ये थी हमारी ग्रामर 100 ड्रेसेस की। इसी तरह से हम ये चैप्टर्स करते रहेंगे, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके अलावा इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड वीडियो से कुछ सीखा हो तो लाइक जरूर कर देना, एंड थैंक यू सो मच।